नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। दोस्तों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे ही वीडियो शुरू हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि यही तो हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए समय निकालकर अच्छी अच्छी कहानियाँ ले आएंगे। और हाँ, जल्दी अपडेट पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। अब आगे, अध्याय 111। ये स्त्री बहुत उदारदाता है। डायरेक्टर कांग, हमारे लिए छोटा व्यवसाय चलाना आसान नहीं है। दुकान स्थापित करते समय नवीनीकरण भी जरूरी है, जो एक बड़ा निवेश है। क्या हम लीज को कुछ और सालों के लिए बढ़ा सकते हैं? कांग योंग उसके सामने खड़ी महिला से प्रभावित नहीं हुआ। वह उम्र में युवा थी, लेकिन चालाक थी, चालाकी में माहिर थी। कपड़ा मिल के खराब प्रदर्शन के कारण ही उसे घर किराए पर दिया गया था। संपत्ति को खाली छोड़ना बेकार था। जब तक इससे कपड़ा मिल के हितों को नुकसान नहीं पहुंचता, किराएदार कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन चुक्सिया ने कल जो योजना प्रस्तावित की थी वह वास्तव में व्यवहार्य थी। यही कारण है कि वह उसे घर किराए पर देने के लिए सहमत हो गया था। अप्रत्याशित रूप से अब उसने आक्रामक रूप से 3 साल के पट्टे का अनुरोध किया। एक छोटी सी रोटी की दुकान खोलने के लिए इतना बड़ा घर किराए पर लेना उसे उसकी दलील समझ में नहीं आया। न ही वह जानता था कि उसके परिवार के पास इतना पैसा है कि वह उसे इस तरह बर्बाद करने दे। 1 साल तक बर्बाद करना पर्याप्त नहीं था, वह 3 साल तक बर्बाद करना चाहती थी। उसने मेज पर उंगलियां थपथपाई, मानो सोच रहा हो, चलो बात साफ कर लेते हैं। अगर हम अनुबंध को 3 साल का कर देते हैं तो कोई भी अप्रत्याशित समस्या आने पर आप पीछे नहीं हट सकते। अनुबंधों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम 3 साल पर सहमत होते हैं तो आपको मुझे अतिरिक्त 300 युआन बतौर जमानत देने होंगे, जो आपके मुकरने पर वापस नहीं किए जाएंगे। उसके शब्दों में परीक्षा का संकेत था, क्योंकि उसकी निगाहें लिन चुक्सिया पर टिकी हुई थीं। लिन चुक्सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक लाल लिफाफा निकाला और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। कांग योन के हाव भाव तुरंत बदल गए। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कांग योन हमेशा अपना वचन निभाता हूं। ऐसी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। डायरेक्टर कांग ने गलतफहमी जताई है। मैं तो बस आपके विचार के लिए आभार व्यक्त करना चाहता था। सच कहूं तो मैं आज सिर्फ 50% उम्मीद लेकर आया था, क्योंकि आपने कल ही साफ कर दिया था कि मिल की संपत्ति को रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए किराए पर देने की आपकी कोई योजना नहीं है। ये सब आपके प्रयासों की बदौलत है कि हम आज अनुबंध पर आसानी से हस्ताक्षर कर पाए। मुझे आपके उपकार का पूरा एहसास है। कांग योन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म पड़ गई। वास्तव में उसने इस मामले में कुछ चालें चली थीं। उन्होंने उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्होंने कल दोपहर को मिल प्रबंधक को रिपोर्ट किया था। यद्यपि उनके पास कुछ अधिकार थे, लेकिन यदि प्रबंधक ने आपत्ति की होती तो सौदा नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में चतुराई बरती। लिन चुक्सिया का ये कहना सही था कि अनुबंध उनकी कुशलता से सुरक्षित हुआ था। लिन चुक्सिया ने कांग योन के हाव भाव देखे और समय रहते कहा, अब जब हम कपड़ा मिल से किराए पर रह रहे हैं तो हमें भविष्य में निदेशक कांग के और अधिक ध्यान की आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि आप हम छोटे स्वनियोजित नागरिकों की भावनाओं को समझेंगे और इस पूर्वाग्रह के बावजूद आपकी सुरक्षा की मांग करेंगे। उसकी स्पष्ट बातें सुनकर कांग योंग ने लड़की की भोली भाली बातों पर मन ही मन हंसी, जो उसकी स्थिति से मेल खाती थी। कपड़ा मिल से किराए पर लेने का मतलब था कि वे एक तरह से उसकी मुट्ठी में थे। निश्चिंत रहें, फैक्ट्री चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से संभालती है। जब तक आप अनुबंध का पालन करते रहेंगे, कपड़ा मिल अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगी। आपके इन शब्दों से मुझे तसल्ली मिली है। जहां तक इस अनुबंध का सवाल है, कांग योंग ने अनुबंध ले लिया और तुरंत इसे 1 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों के बीच अब विश्वसनीयता बहुत अधिक है। एक हस्तलिखित अनुबंध जिसमें संशोधन भी शामिल हैं, जब तक दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं और अपनी उंगलियों के निशान लगाते हैं, तब तक इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब लिन चुक्सिया ने परिवर्तन देखा तो उसने तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपनी उंगलियों के निशान लगा दिए। कपड़ा मिल की इमारत का अग्रभाग अब अगले 3 वर्षों तक उनके उपयोग के लिए था। कपड़ा मिल से बाहर निकलते समय सु वेनसोंग अभी भी लाल लिफाफे पर विचार कर रहा था। उनके विचार में लिन चुक्सिया के लाल लिफाफे के बिना भी अनुबंध सुरक्षित रहेगा। जहां तक सुरक्षा की बात है, उनका मानना था कि जब अनुबंध उनके हाथ में था तो किसी की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कपड़ा मिल को बीच में ही मकान वापस लेना भी पड़े तो भी मिल के निदेशक होने के नाते कांग योंग लाल लिफाफे के लिए फैक्ट्री के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सोचकर उसने इसके बारे में पूछा। लिन चुक्सिया ने अनुबंध को अपने साथ रखते हुए और हल्का महसूस करते हुए देखा कि आसपास कोई नहीं था, और उसने सु वेनसोंग को समझाया, सुरक्षा मांगना तो बस एक बहाना था। इस लाल लिफाफे को तो बस दरवाजे में पैर रखने के तौर पर ही देखा जा सकता है, और कांग योंग के चरित्र को परखने के लिए। उसने अपनी पीठ पर टंगे छोटे कपड़े के थैले को छुआ। एक दिन इस अनुबंध में कुछ और जोड़ना होगा।
जब इस इमारत को बेचने का समय आया तो वह दीर्घकालिक पट्टेदार होने के नाते विशेषाधिकार चाहती थी। इस बीच कांग योंग ने लाल लिफाफा खोला और देखा कि वह नोटों से भरा हुआ है, तो उसने 10 नोट गिने। अब उनका मासिक वेतन 50 से कुछ अधिक था, यह उनके 2 महीने के वेतन के बराबर था। यह महिला वास्तव में अपने पैसे के मामले में उदार है। अब कांग योंग का लिन चुक्सिया के बारे में एकमात्र विचार ये देखना था कि वह किस तरह से चीज़ों को उलझाती रहेगी और क्या उसकी बन की दुकान किराए के पैसे कमा पाएगी। लिन चुक्सिया और सू वेनसोंग सीधे बन शॉप में वापस चले गए। संपत्ति को पट्टे पर देने के बाद अब नवीनीकरण की तैयारी का समय आ गया था। लिन चुक्सिया को एक विस्तृत नवीनीकरण योजना तैयार करनी थी और फिर सू वेनसोंग को उसका काम सौंपना था। अगले कुछ समय में सू वेनसोंग छोटे से आंगन की देखभाल नहीं कर पाएंगे, जो कि भाई सू और उनकी पत्नी के आने के बाद से ठीक ही था। उसने वापस जाकर श्रम विभाजन पर चर्चा करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह बन शॉप पर पहुंची, झांग गुइलान उससे मिलने के लिए बाहर आ गया। चिंतित भाव से उसने सू वेनसोंग की ओर मुड़कर कहा, जियो सू, तुम जाकर देखो, तुम्हारे घर पर कोई है। ये बताए बिना कि वह कौन था या मामला क्या था, उन्होंने पहले ही आंगन के अंदर से हो रही हलचल को धीरे धीरे सुना। सू वेनसोंग का चेहरा घूम गया जब वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके पीछे लिन चुक्सिया भी था। आंगन में सुन लानलान ने दादी सू को अपने पीछे धकेलते हुए गुस्से से लाल चेहरे वाले एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो भाई सू के वापस आने का इंतजार करो। दादी सू जैसी बुजुर्ग महिला को धमकाना, ये कैसा कौशल है? अगर तुमने दादी सू को नाराज किया तो भाई सू तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे कह रही हूँ लड़की, उन्हें इस तरह से बचाना, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम सू वेनसोंग को पसंद करती हो और बॉस की पत्नी बनना चाहती हो? मैं ये स्पष्ट कर दूं, तुम्हें यहाँ कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अभी सू परिवार में शादी न करने की बात भूल जाओ। अगर तुमने सू वेनसोंग से शादी भी कर ली तो भी तुम मेरे लिए कुछ नहीं होगी। आप सू दाजुंग, यहाँ से चले जाओ। तुमने बिना किसी कारण के एक निर्दोष लड़की की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नीच है? सुन लानलान इतना क्रोधित हो गया कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था और दादी सू क्रोध से कांप उठी। आगंतुक को पहचानते हुए, क्रोधित दादी सू को देखते हुए सू वेनसोंग ने आगे बढ़कर अपराधी का कॉलर पकड़ लिया। सू उपनाम से, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं तुम पर हाथ डालने से बहुत डरती हूँ? अभी कल तक तो वह दुकान पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित था, लेकिन अब आंगन में उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। सू दाजुंग लंबा नहीं था, सू वेनसोंग ने उसे लगभग अपने पैरों से उठा लिया था। सू वेनसोंग को देखकर आंखें चौड़ी करके चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा मामा हूँ, मेरे चाचा। मेरी दादी को नुकसान पहुंचाओ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही जैद सम्राट स्वयं आ जाए। सू दाजुंग को उम्मीद नहीं थी कि सू वेनसोंग इतने कम समय में इतना साहसी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि धन ने वास्तव में उसे साहसी बना दिया था। अध्याय 112, दया का बदला शत्रुता से देना। उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे नीचे गिरा दो, वरना मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और एक बड़े भाई के प्रति अनादर दिखाने पर सड़क पर लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दादी सू को पता था कि सू दाजुंग के सड़क पर कुछ संबंध थे, अन्यथा सू वेनसोंग को अपनी नौकरी नहीं खोनी पड़ती। ये सुनकर वह कुछ चिंतित हो गई और सू वेनसोंग की बाँह खींची। वेनसोंग, ऐसे लोगों के साथ अपने हाथ गंदे मत करो, दादी ठीक हैं। सू वेनसोंग नहीं चाहता था कि दादी को चिंता हो, इसलिए उसने अंततः उसे जाने दिया। सू दाजुंग ने अपने कपड़े ठीक किए, असंतोष के साथ सू वेनसोंग को देखते हुए, यह अधिक से अधिक अपमानजनक होता जा रहा है, अपने ही चाचा पर हाथ उठाने की हिम्मत। सू वेनसोंग को फिर से आगे बढ़ते देख उसने जल्दी से विषय बदल दिया, मैं आज यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी दादी से कुछ चर्चा करने आया हूँ। मैंने पहले ही कह दिया है, चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ, आप अब जा सकते हैं। दादी सू अडिग थी। सू दाजुंग ने उन दोनों को इस तरह देखा, वह जानता था कि मामला संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन वह गति नहीं खोना चाहता था। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर आप इस अवसर को खो देते हैं तो दूसरा नहीं होगा। मैं आपकी भलाई के बारे में भी सोच रहा हूँ। बूढ़ी चाची, आप अब इतनी वृद्ध हो गई हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका इतना अव्यवस्थित है, हर दिन शोर होता है और आप ठीक से आराम नहीं कर सकती हैं। बन शॉप का तो जिक्र ही न करें, हर समय लोग आते जाते रहते हैं। मुझे याद है कि आपको सबसे ज़्यादा शांति पसंद है, मेरा घर निश्चित रूप से यहाँ से कहीं ज़्यादा शांत है। वह अतीत था, मैं अब हलचल का आनंद लेता हूँ। वेनसोंग, अतिथि को बाहर छोड़ो। दादी सू अब इस भतीजे से निपटना नहीं चाहती थी और सीधे उसे छोड़ने का आग्रह किया। अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ सू वेनसोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। सू दाजुंग उसके साथ सीधे टकराव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, केवल इतना कहा, इस पर ठीक से विचार करें, मैं इतनी छोटी सी बात पर सड़क को परेशान नहीं करना चाहता।
स्ट्रीट शब्द सुनकर सू वेनसोंग अभी भी उसकी बांह पकड़ने से खुद को नहीं रोक सका और उसे सीधे बाहर खींच लिया। बाहर निकलो, अगर हिम्मत है तो आओ और फिर से कोशिश करो और देखो कि क्या तुम इस बार भी हमसे चोरी कर सकते हो। सू दाजूंग धक्का दिए जाने से लड़खड़ा गया, अभी भी थोड़ा और धमकाना चाहता था, लेकिन सू वेनसोंग का चेहरा देखकर उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन अंत में अपना मुंह बंद कर लिया और शर्मिंदा होकर चला गया। उस व्यक्ति को जाते देख सन लानलान ने अपराध बोध से भरा चेहरा दिखाया। मुझे खेद है, मैं मूल रूप से दादी सू की मदद करना चाहता था, लेकिन अंत में मैं सहायता करने में असमर्थ रहा और यहाँ तक कि वह जानती थी कि चुक्सिया और दादी सू एक दूसरे के करीब हैं। किसी को दादी सू पर चिल्लाते देखकर और सू वेनसोंग और चुक्सिया दोनों के अनुपस्थित होने पर वह बीच बचाव करने बाहर आई थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उस पर और सू वेनसोंग पर दावा करेगा। अच्छा बच्चा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, दादी तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद करती हैं, अन्यथा मेरी बूढ़ी हड्डियां वास्तव में उनसे मर जाती। उस व्यक्ति की बात को दिल पर मत लेना, वह सिर्फ एक बदमाश है, बस उसे पादने वाला समझो। दादी सू ने सुन लानलान का हाथ पकड़ रखा था, उनकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। ये लड़की वास्तव में मिस लिन की अच्छी दोस्त है, दोनों एक जैसी हैं, अच्छे दिल और आकर्षक, अच्छे व्यवहार वाली हैं। पहले तो उसने अपने पोते के साथ उसकी जोड़ी बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया था, लेकिन इतने लंबे समय से देखने के बाद उसका पोता उसे एक लकड़ी के टुकड़े जैसा लगता है और ये लड़की भी उसे पसंद नहीं करती। पिछली प्रशिक्षुता भोज में उसे सन परिवार का लड़का पसंद आया था। अब जबकि सू दाजूंग अफवाहें फैला रही थी तो वे उसे कोई भावनात्मक बोझ नहीं उठाने दे सकते थे। क्या ये दयालुता का बदला कृतज्ञता से चुकाना नहीं होगा? क्या हो रहा है? अब जाकर लिन चुक्सिया को पूछने का मौका मिला। दादी सू ने आह भरी, ये वेनसोंग के चाचा हैं। आज मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हो गया, वह हमारे साथ घरों की अदला बदली करने आए थे। मैं सहमत नहीं थी और फिर उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती दस्तावेज छीनने की कोशिश की। सौभाग्य से लैनलान मेरी मदद करने आ गई। दादी सू की बातें सुनकर सू वेनसोंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे उस आदमी को अभी सबक सिखा देना चाहिए था जिसने दादी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। ये सुनते ही लिन चुक्सिया तुरंत समझ गया, क्या सू परिवार के पिता पुत्र आदतन सू वेनसोंग को धमका रहे हैं। उसकी नौकरी छीनने के बाद अब जब उन्हें बन शॉप का अच्छा चलन दिख रहा है तो वे उसका घर छीनने आए हैं। वह कल्पना कर सकती थी कि पिता और पुत्र किस तरह की गणना कर रहे थे, पहले घर हड़पना और फिर बन शॉप पर कब्जा करके खुद मालिक बन जाना। कैसी कल्पना की उड़ान है। सन लानलान ने भी इस बारे में सोचा और चिंता से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या सड़क उनके साथ होगी? सू दाजूंग ने आत्मविश्वास के साथ बात की, मानो उनके पास मजबूत समर्थन हो। दादी सू भी थोड़ी चिंतित थीं। सू दाजुआंग एक षड्यंत्रकारी था। उच्च अधिकारियों का पक्ष लेने के लिए उसने व्यक्तिगत रूप से अपने चाचा की शिकायत की, जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ और उनके पतन के दौरान कुछ समय के लिए वह चमकता रहा। बाद में जब नीतियां बदली तो उन लोगों ने भी कम प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया। लेकिन मानव स्वभाव नहीं बदलता। पोते की नौकरी छीनने के बाद अब उनकी नज़र उसके घर पर है, कौन जाने उनके पास और क्या क्या तरकीबें हैं। हालांकि सू वेनसोंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तो अभी देहात से लौटा भी नहीं था कि उसने ये काम हथिया लिया। अब जब मैं यहाँ हूँ, अगर वह ये चाल चलना चाहता है तो मैं देखूंगा कि उसमें वाकई वह क्षमता है या नहीं जो इसके लिए ज़रूरी है। लिन चुक्सिया के साथ बिताए कुछ महीनों में उसने लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा और वह जानता था कि लगातार पीछे हटना कभी भी मूल समाधान नहीं है। नौकरी का मुद्दा तो नहीं सुलझ सकता था, लेकिन इस बार वह अपने चाचा के परिवार को उससे कोई लाभ नहीं लेने देने के लिए दृढ़ था। लिन चुक्सिया ने यह देखकर कि उसके मन में एक योजना है, कुछ और नहीं कहा। लेकिन ये पिछले कुछ दिन उसके लिए एक चेतावनी की तरह थे। स्टोव में कोई आदमी न होना ठीक नहीं था, भले ही सू वेनसोंग दूसरे कामों में व्यस्त हो और छोटे से आंगन में काम का बोझ बहुत ज्यादा हो। कर्मचारियों को फिर भी जगह जगह फैलाना जरूरी था, इसलिए स्टोव में एक आदमी का होना जरूरी था। चलो बाद में छोटे से आंगन को देखते हैं और जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो सभी लोग बैठक के लिए दुकान पर आएं, लिन चुक्सिया ने कहा। सन लानलान ने स्वेच्छा से कहा, आप लोग अभी अभी लौटे हैं, थोड़ी देर आराम करें, मैं यात्रा करूंगा। कुछ ही देर में छोटे से आंगन से सभी लोग वहां आ गए। पिछले 2 दिनों से किन्हान सन बिंगनान का पीछा कर रहा था और वह जो भी करता था करता रहा। अब जबकि सन बिंगनान स्टोव के संचालन से पूरी तरह परिचित था और जानता था कि किन्हान लिन चुक्सिया का चाचा है, उसने जानबूझकर उसे सलाह दी। एक ने गंभीरता से पढ़ाया और दूसरे ने लगन से सीखा। किन्हान ने इन 2 दिनों के दौरान बहुत कुछ सीखा और स्टोव के संचालन के लगभग हर पहलू पर नियंत्रण हासिल कर लिया। लिन चुक्सिया को जब ये पता चला तो वह काफ़ी संतुष्ट हो गई। अब कर्मचारियों को वितरित करने से भी काम की सामान्य प्रगति प्रभावित नहीं होगी। बैठक की विषय वस्तु सीधी सादी थी। उसने संक्षेप में नए स्टोव की जगह किराए पर लेने की बात कही।
आगामी कार्यों के बारे में सू वेनसोंग नए स्टोव पर जाएंगी, सुन बिंगनान पके हुए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था संभालेंगी और पंग योंगली और मायंगजी को पका हुआ भोजन तैयार करने में मदद करेंगी, जबकि किन्हान बन शॉप में रहकर उसकी व्यवस्था और कुछ दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी। ये लिन चुक्सिया का उसे प्रशिक्षित करने का तरीका था। जब नए स्टोव का नवीनीकरण किया गया और आधिकारिक तौर पर खोला गया तो उसने किन्हान को स्टोव मैनेजर के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाई। बाकी कर्मचारी अपना सामान्य कार्य जारी रखेंगे। अंत में लिन चुक्सिया ने खरीदे हुए पके हुए खाद्य पदार्थों को मेज पर रखा और सभी को उन्हें चखने और अपनी राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया। दादी सन ने स्मोक चिकन का एक टुकड़ा खाया और मुंह बनाते हुए कहा, ये हमारे चिकन जितना नरम नहीं है और इसका स्वाद भी खराब है। सन लानलान और झांग बुइलान ने सहमति में सिर हिलाया, विशेष रूप से झांग बुइलान ने, जिन्होंने पहले भी खाद्य कारखाने से पका हुआ भोजन खरीदा था। मुझे लगता था कि उनके घर का बना खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब से मैंने अपनी नंद के घर का खाना खाया है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनके स्वाद में कुछ कमी है। अध्याय 113 में भी किसी का परिचय कराना चाहता हूँ। उनके पके हुए भोजन में अभी भी थोड़ा सा खेल का स्वाद है, लेकिन हमारा पका हुआ भोजन मांसयुक्त और स्वादिष्ट है, सू वेनसोंग, जो पके हुए भोजन अनुभाग के प्रभारी थे, ने स्पष्ट रूप से कहा। लिन चुक्सिया ने दोनों का थोड़ा थोड़ा स्वाद चखा और फर्क महसूस किया। दरअसल बनावट और स्वाद दोनों ही किन के पके हुए खाने से थोड़े कमज़ोर थे, जिससे नए स्टोव में उसका भरोसा और बढ़ गया। बैठक समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए, लेकिन माँ यंगजी वहीं रुक गईं। बॉस, क्या हमारे नए स्टोव के उद्घाटन के लिए अभी भी लोगों की ज़रूरत है? देखिए, मेरे एक पड़ोसी ने मुझसे पूछा है कि क्या वे हमारी बन की दुकान पर काम कर सकते हैं। यह अनुरोध आश्चर्यजनक नहीं था। इतने सारे बेकार लोगों और कम नौकरियों के साथ दूसरों का उन लोगों से ईर्ष्या करना स्वाभाविक है जो पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारी पड़ोसी का क्या हाल है? क्या उसे पता है कि रोटी की दुकान पर काम करने का क्या मतलब होता है? लिन चुक्सिया ने रैफर का विरोध नहीं किया। जब तक व्यक्ति उपयुक्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। ये देखकर कि लिन चुक्सिया से बात करना आसान था, मायंगजी के घबराहट भरे चेहरे पर थोड़ी राहत आई और उन्होंने सिर हिलाया। वह जानती हैं। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है, वह अक्सर बातचीत करने आती थीं और जानती थीं कि मैं यहाँ क्या करता हूँ। उन्हें लगता है कि वह भी इसे संभाल सकती हैं। वह मुझसे 2 साल बड़ी हैं, इस साल 32 साल की हो गई हैं और उनका बच्चा पहले ही स्कूल जा चुका है। ठीक है, उसे कल तक मेरे पास आने दो ताकि मैं उसे देख सकूं। लिन चुक्सिया ने तुरंत हामी भर दी और फिर बाकियों से कहा, अगर आप सभी किसी उपयुक्त व्यक्ति को जानते हैं तो बेझिझक उन्हें रेफर करें। लेकिन मैं साफ साफ कह दूं, आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नौकरी पर रखेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे हमारी बन की दुकान के काम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। काम के मामले में मैं व्यक्तिगत एहसान नहीं लूंगा। मैंने भाई पेंग और बहन माँ के शामिल होने पर यह बात स्पष्ट कर दी थी और आगे भी यही होगा। समझ गया, बॉस, अन्य लोगों ने उत्तर दिया। हालांकि बॉस की बातें सुनने में अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे जानते थे कि बॉस वास्तव में उन पर एहसान कर रहा था। आजकल किसके कुछ रिश्तेदार या दोस्त नौकरी की तलाश में नहीं रहते। अगर वे उन्हें रेफर करते हैं तो समझो उन्होंने कोई उपकार किया है। नौकरी में टिकना या न टिकना यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। बेशक, ये देखते हुए कि बॉस ने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, वे किसी को भी रेफर नहीं कर सकते थे और बॉस के लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। इसके अलावा बॉस काम को लेकर बहुत सख्त थे और उन्हें कभी भी व्यक्तिगत चेहरे की परवाह नहीं थी। अगर वे किसी अयोग्य व्यक्ति की सिफारिश करते तो अंततः उन्हें ही नुकसान होता। सन बिंगन ने सन लानलन को रसोई में व्यस्त देखा और चुपके से लिन चुक्सिया के पास आए। बॉस, मैं भी यहाँ किसी को रेफर करना चाहती हूँ। लिन चुक्सिया ने उसे रसोई की ओर धूर्त निगाहों से देखते हुए देखा और संदेह से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? सन बिंगनान अभी भी रसोई घर की ओर देख रहा था जब उसने ये सुना और मुंह बनाते हुए बोला, क्या तुम मुझे उस तरह का व्यक्ति समझते हो? कोई बात नहीं, तीसरे भाई, अगर आप उस तरह के इंसान हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे हमारे पास भेज दें ताकि लैनलान और मैं आपको उसे और करीब से देखने में मदद कर सकें। सन बिंगन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। मैं कई जून का जिक्र करना चाहता हूँ, जो कई यंग के घर मिडिल स्कूल में मेरा सहपाठी था। हमारे बीच अच्छे संबंध हैं और वह एक जिंदादिल इंसान है। मैं अगला कदम उठाने और उसे अपना साला बनाने के बारे में सोच रहा था। उसने गंभीरता से कहा, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ। मैंने लैनलन और कई जून से इस बारे में बात नहीं की है। लैनलन मेरी बहन है और मैं चाहता हूँ कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जिसे वह पसंद करे। अगर उनके बीच कोई चिंगारी जलती है तो सब ठीक है। अगर लैनलन को उसके लिए कुछ नहीं लगता तो रहने दो, इसे किसी दोस्त को नौकरी ढूंढने में मदद करने जैसा समझो।
लिन चुक्सिया मदद नहीं कर सका, लेकिन सुन बिंगनान को नए सम्मान के साथ देखा, उसे अंगूठा दिखाया। लानलन भाग्यशाली है कि आप तीसरे भाई के रूप में उसके पास हैं। उसे याद आया कि सन बिंगनान ने लियू दाहुई के साथ सन लानलान की शादी की व्यवस्था का विरोध किया था। प्रशंसा से शर्मिंदा होकर सन बिंगनान ने कहा, इस जीवन में हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो हमें पसंद हो। सुविधा के लिए किसी के साथ समझौता करने से बेहतर है कि हम अकेले रहें। ये वाकई सन बिंगनान जैसा ही था। अपने पिछले जन्म में वह 30 साल की उम्र तक अविवाहित था, जिससे उसके माता पिता चिंता से बाल बाल बच गए थे। ठीक है, मुझे बताइए कि आप उसे मेरे पास कब ला सकते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं। लिन चुक्सिया भी बहुत सहयोगी थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लिन चुक्सिया छोटे से आंगन वाले कार्यालय में लौट आया। नई जगह बड़ी थी और इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। छोटे से आंगन में प्रवेश करते ही युआन बाओ अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब लिन चुक्सिया उसका सिर रगड़ने के लिए नीचे झुकी तो वह स्वाभाविक रूप से उसके पीछे कार्यालय में चला गया। लिन चुक्सिया ने उसे आधा कटोरा आध्यात्मिक झरने का पानी दिया। उसके कुत्ते का खाना झांग बुइलान द्वारा खास तौर पर उसके लिए बनाया गया एक पैनकेक था। आखिरकार कुत्ते को मांस की रोटी खिलाना पाप जैसा लगता था। लिन चुक्सिया ने मना नहीं किया। आजकल कुत्ते को मीट बन खिलाना वाकई गलत लगता है और युआन बाओ ने भी कोई परहेज नहीं किया। वह खुशी खुशी पैनकेक चबा रहा था। अंधेरा होने तक वह व्यस्त रही। बन की दुकान का काम दिन भर के लिए खत्म हो गया था और सुन लानलान भी छोटे से आंगन में लौट आई थी। केन हान और झांग बुइलान को पता था कि लिन चुक्सिया अभी तक घर नहीं गई है, इसलिए वे उसका इंतजार करने और उसके साथ घर चलने के लिए आ गए। लिन चुक्सिया ने अपना आधा अधूरा काम समेटा और घर पर ही काम जारी रखने का निर्णय लिया। दूसरी ओर सू वेनसोंग ने भी अपना दिनभर का काम निपटाया और घर चला गया, जहां दादी सू ने रात का खाना तैयार कर रखा था और उनके साथ मिलकर खाने का इंतजार कर रही थीं। खाना खाते समय उन्होंने दिन भर की घटनाओं के बारे में बात की और यहां तक कि सू वेनसोंग के लिए संपत्ति का दस्तावेज भी निकाला, जिसे सुरक्षित रखना था। सू वेनसोंग ने मना नहीं किया। उसकी दादी को दस्तावेज अपने पास रखने की चिंता हुई, उसके लिए उसे अपने पास रखना ही बेहतर था। बातचीत के अंत में उन्होंने पुनः सन लानलान का जिक्र किया। वह एक अच्छी लड़की है, सीधी सादी, कृतज्ञता और द्वेष की स्पष्ट भावना रखने वाली। आज के लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दादी सू ने अपने पोते के हाव भाव को देखते हुए कहा, जब तुम्हें मौका मिले तो मेरे लिए उसे धन्यवाद देना। सू वेनसोंग ने पिछले दिन सुन लानलान द्वारा दिए गए समर्थन को याद किया और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अपने पोते की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर दादी सू मुस्कुराईं। लिन चुक्सिया ने वापस आते ही सबसे पहले हिसाब किताब देखा। उसने नई दुकान का अच्छी तरह से नवीनीकरण करने की योजना बनाई, निवेश में कोई कमी नहीं करने की। उसने अपना ज्यादातर पैसा छोटे से आंगन को खरीदने और उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया था, लेकिन अब पके हुए खाने के कारोबार से बन की दुकान रोजाना लगभग 100 युआन का मुनाफा कमा रही थी। उत्तर पश्चिम में काफी पैसा खर्च करने के बाद भी उसके पास लगभग 3000 युआन बचे थे। इसके अलावा किन यांग ने उसे 500 से ज्यादा युआन दिए थे। उसने नए किराए के किराए, जमा और लाल पैकेट के लिए 800 युआन का इस्तेमाल किया। लिन चुक्सिया ने नई दुकान के सामने के नवीकरण और हार्डवेयर में 2000 युआन का निवेश करने की योजना बनाई, जिससे उसे पैंतरेबाजी करने के लिए बहुत जगह मिल गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके पास कारोबार के लिए केवल कुछ 100 युआन ही बचे थे। लिन चुक्सिया ने लीजियान के बारे में सोचा और 3000 युआन के ऋण के लिए आभारी महसूस किया, जिसकी व्यवस्था में उसने मदद की थी, अन्यथा वह वास्तव में नई दुकान नहीं खोल पाती। जब भी उसके पास समय होगा उसे इस अच्छे दोस्त से मिलने जाना होगा। 2 दिनों के दौरान लिन चुक्सिया ने डिज़ाइन योजनाओं को पूरा करने से पहले नए स्टोर का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए उसका दौरा किया। यद्यपि ये 2 मंजिला इमारत थी, फिर भी प्रारंभिक ध्यान पहली मंजिल पर ही था। इन दिनों का फायदा उठाते हुए सू वेनसोंग ने एक अच्छा टाइलर और बढ़ई भी ढूंढ लिया। डिज़ाइन के चित्र तैयार होने के साथ ही नवीनीकरण का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मा यिंगजी ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया था उसका नाम चेन चुनहुआ था, जो काफ़ी साफ सुथरा दिखता था और मा यिंगजी से अधिक बातूनी था और काफ़ी चौकस लग रहा था। नौकरी के कर्तव्यों और वेतन पर चर्चा के बाद जब दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं हुई तो चेन चुनहुआ को पद पर बनाए रखा गया। अध्याय 114। वे आपकी महत्वाकांक्षा का समर्थन नहीं कर सकते। 2 दिन बाद कई जुन आया। वह एक सम्मानजनक कद का युवक था जो देखने में जीवंत था तथा उसकी त्वचा अन्य लोगों की तुलना में अधिक गोरी थी। उनके ग्रामीण इलाकों में इतनी गोरी त्वचा वाले व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, खासकर पुरुष को। कहावत है, गोरा रंग दोषों को छिपा लेता है, और उनकी साफ त्वचा ने उनके रूप में आकर्षण जोड़ दिया, जिससे वे एक ग्रामीण की बजाय एक बुद्धिजीवी की तरह अधिक दिखने लगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सन बिंगन अपनी बहन को बिगाड़ता है। लिन चुक्सिया को याद आया कि सन लानलिन को हमेशा परिष्कृत पुरुष पसंद थे।
वह वहीं रुक गया और किन हान द्वारा संचालित बंद शॉप में सीधे काम करने लगा। इस दौरान झांग बुइलान ने भी एक बार उनसे संपर्क किया, क्योंकि किन यांग के चचेरे भाई का बेटा किनवू और उसकी पत्नी बंद शॉप में काम करना चाहते थे। चूंकि वह लिन चुक्सिया से परिचित नहीं था, इसलिए उसने झांग बुइलान से संपर्क किया। किन यांग के पिता के 3 भाई बहन थे। श्री किन दूसरे सबसे बड़े थे। किन परिवार के सबसे बड़े चाचा के घर में 3 भाई थे। सबसे बड़े किन लियांग सभी चचेरे भाइयों में सबसे बड़े भाई थे और उनकी उम्र 40 से अधिक हो चुकी थी। उनके सबसे बड़े बेटे किन जियानजुन अब लगभग 20 वर्ष के हैं। दूसरे किन जियाने के पिता, जिनकी पत्नी जुयुन गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं। सबसे छोटा किन वेन किन यांग के अलावा भाइयों में दूसरा सबसे सफल था। अब वह काउंटी हार्डवेयर कंपनी में काउंटर पर काम करता है और अच्छी तनख्वाह पाता है। चाचा का केवल एक बेटा था किन वू। लिन चुक्सिया पर उनका गहरा प्रभाव था। जब उन्होंने किन यांग से विवाह किया था तब वह ट्रैक्टर चालक थे, जो उन्हें हमेशा प्यार से जियोवू कहकर बुलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे एक ही उम्र के थे और सभी चचेरे भाइयों में से किन यांग और किन वू की आपस में सबसे अच्छी बनती थी। वह न्यूनियू के पिता भी हैं। स्टाफ की संख्या को ध्यान में रखते हुए नई शाखा खोलने के लिए अधिक भर्ती आवश्यक थी, इसलिए उन्होंने उन्हें शामिल करने का प्रावधान किया। शाखा में कार्य व्यवस्थित रूप से जारी रहा और दूर उत्तर पश्चिम में स्थित किन यांग को चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री किन, क्या आपको नहीं लगता कि आपके विचार थोड़े कट्टरपंथी हैं? फिलहाल तकनीकी कठिनाई का ये स्तर हमारे लिए लगभग असंभव है और आप जानते हैं कि हमारे फैसले मजदूरों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। एक छोटी सी गलती भी अपूरणीय क्षति का कारण बन सकती है। यह आपकी शैली नहीं लगती। बैठक से बाहर आकर बाई शियाओमिंग अपनी चिंताएं व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। यह उनकी 5 साल की साझेदारी में पहली बार था जब उन्होंने किन यांग के निर्णय पर सवाल उठाया था। बाई जियाओमिंग को लगा कि उनकी योजना बहुत खतरनाक, श्रमिकों के लिए असुरक्षित और उनके पुराने दोस्त के करियर के लिए मूर्खतापूर्ण थी। किन यांग ने चलना बंद कर दिया और दूर स्थित निर्माण स्थल की ओर देखने लगा। मौसम ठंडा हो रहा था, जिससे आमतौर पर उनकी प्रगति धीमी हो जाती थी। उनकी शांत निगाहों में दृढ़ता झलक रही थी। आपने खुद कहा, हमारी वर्तमान तकनीक इसकी अनुमति नहीं देती। क्या हम ऐसी ही तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए इस क्षेत्र में नहीं हैं? फिर भी हमें यथार्थवादी होना चाहिए। क्या चीज़ें जैसी थीं वैसी ही अच्छी नहीं थीं? स्थिर और ठोस, हर कदम ठोस। आपने अमूर्त चीज़ों की परवाह कब से शुरू कर दी? किन यांग ने बगल से देखा। कुछ भी अमूर्त नहीं होता। जब तक हम उस पर काबू पा लेते हैं, वह मूर्त हो जाता है। अगर हम नहीं जीतते तो कोई और जीत लेगा और तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती। तो फिर किसी और को ये काम करने दीजिए। क्या आप नहीं देख सकते? हमारी टीम ऐसी चीज़ों के लिए सक्षम नहीं है। वे आपकी महत्वाकांक्षा का समर्थन नहीं कर सकते। बाई जियाओमिंग सचमुच समझ नहीं पा रही थी। क्या सब कुछ वैसा ही अच्छा नहीं था जैसा था? उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब प्रमाणित था। सभी उपलब्धियां ठोस थीं और परियोजना विभाग में उनकी पूरी तकनीकी टीम को भी मान्यता मिली थी। उनके विचार में किन यांग की हरकतें उनकी अपनी कब्र खोदने जैसी थीं। किन यांग को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए देखकर बाई जियाओमिंग ने अपना स्वर नर्म किया। यदि आप अपनी भाभी को अपने साथ चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं एक जगह पाने का प्रबंध कर सकता हूं। आप व्यक्तिगत भावनाओं के कारण लोगों के जीवन को अनदेखा नहीं कर सकते, है ना? उसने सोचा था कि शादी और परिवार के बाद ये काम का दीवाना शायद थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन भाभी के 2 दिन के लिए आने के बाद वह पहले से भी ज्यादा पागल हो गया और अपने काम को और भी ज्यादा प्यार से अपनी प्रेमिका मानने लगा। क्या वह अपनी पत्नी के प्रति अपनी सारी लालसा को अपने काम में उड़ेल रहा था? ईमानदारी से कहूं तो वह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था, ताकि पारिवारिक सहायता के लिए आवेदन किया जा सके, ताकि वह जल्दी से यहां आ सके और इस आदमी का ध्यान बन जाए। किन यांग ने चुपचाप अपनी नज़रें हटा लीं। बिना कोशिश किए हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज़ काम नहीं करेगी? जियाओमिंग, तुम बूढ़ी हो रही हो, मैं नहीं। उसने वास्तव में लिन चुक्सिया के लिए सब कुछ किया ताकि वह उसके करीब आ सके, लेकिन यह उसके विश्वास के लिए भी था। वर्षों से वे और उनके सहकर्मी अत्यधिक सतर्क थे तथा उनमें तकनीशियनों जैसी अन्वेषणात्मक भावना का अभाव था। इस बार वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, तकनीकी बाधाओं को तोड़ना चाहता था तथा स्वयं से आगे निकलना चाहता था। ये कहा जा सकता है कि लिन चुक्सिया ने उन्हें साहस और प्रेरणा दी। पीछे रह गई बाई जियाओमिंग हैरान थी। उसने बेंच दिया। वह केवल 30 वर्ष का है। वह सोचता है कि वह बुरा है। आधे महीने के नवीनीकरण के बाद नया स्टोर अंततः खुलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और लिन चुक्सिया ने कर्मचारियों को तैयारियों के लिए जल्दी उठा दिया था। किन हान, सू वेनसोंग, किन वू और सुन बिंगनान नामक पुरुष लाल कागज टांगने, पट्टिकाएं लगाने, सजावट करने और आतिशबाजी तैयार करने में व्यस्त थे।
यद्यपि यह एक शाखा थी, लेकिन इसका स्थान और पैमाना मूल से काफ़ी बेहतर था और इसका उद्घाटन भी भव्य होना आवश्यक था। यही वह प्रभाव था जो लिन चुक्सिया चाहता था। जब रेलवे स्टेशन पर बन की दुकान खुली तो उसके पास कोई आधार या अनुभव नहीं था, लेकिन अब चाहे वह किन के बन हो या किन का पका हुआ भोजन, दोनों ने एंचेन काउंटी में अपना नाम बना लिया था। नए स्टोर के उद्घाटन के लिए हर चीज़ का लाभ उठाकर उसे एक नए स्तर पर ले जाने की आवश्यकता थी। बाहर सब कुछ तैयार था और अंदर बन की दुकान पूरी तरह से नई थी, जिसे उसी सुबह फिर से अच्छी तरह से साफ किया गया था। दर्जनों स्टीमर टोकरियां गर्मागर्म बंस और खाने के लिए तैयार व्यंजनों से भरी हुई थीं, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी एक समान सफ़ेद एप्रन, सफ़ेद आस्तीन और सफ़ेद सैनिटरी टोपी पहनते थे, जो साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जोर देते थे। आज केवल सन लानलान, ग्रैनी सन और कई जून ही पुरानी दुकान पर रुके थे, बाकी लोग उद्घाटन के दिन बिक्री बढ़ाने के लिए नई दुकान पर थे। शुभ घड़ी से पहले ही लगभग 100 लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह किन की बन शॉप की नई शाखा का उद्घाटन है और उद्घाटन के दिन 10% की छूट मिलेगी। वे बन और व्यंजन चखने के लिए उत्सुक थे। लिन चुक्सिया ने आज वाइन लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था, जिसकी गोल नेकलाइन पर सफ़ेद शर्ट का कॉलर साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसने बेज रंग की जैकेट, काली पतलून और कम ऊंची एड़ी वाले चमड़े के जूते पहने हुए थे। उसके बालों को 5 लतों वाली बिच्छू जैसी चोटी में बांधा हुआ था, जिससे वह साफ सुथरी और आकर्षक लग रही थी। वह दुकान के अंदर और बाहर भी घूम रही थी, किसी भी कमी की जांच कर रही थी और तुरंत उसे पूरा कर रही थी। अंततः जब वह अपनी घड़ी देखने के लिए बाहर निकली तो शुभ मुहूर्त में 20 मिनट से भी कम समय बचा था और लगभग 100 लोग दुकान के बाहर इकट्ठे हुए थे। वास्तव में शहर में ग्राहकों की संख्या रेलवे स्टेशन की तुलना में बेहतर थी। उसकी नज़रें घूम गईं और उसने भीड़ में 2 परिचित आकृतियां देखीं, जो अपने चमकदार गंजे सिरों से सचमुच पहचानी जा सकती थीं। अध्याय 115, शाखा खोलना। दूसरे पक्ष ने भी उसे साफ साफ देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि वे पास तो आना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में थोड़ा शर्मिंदा भी थे। जैसे ही लिन चुक्सिया आगे बढ़ने ही वाली थी, उसके पीछे से एक स्पष्ट, हैरान आवाज़ आई, बहन। लिन चुक्सिया ने पलटकर देखा तो भीड़ के बीच में वह किशोर खड़ा था। वांग तियानयू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस बड़ी बहन को देख रहा है जिसने पहले उसकी मदद की थी, और भीड़ से बाहर निकलने के 2 कदम बाद ही उसे एहसास हुआ कि लिन चुक्सिया आज कुछ अजीब सी लग रही थी और सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं। लड़के का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और हिम्मत जुटाकर बोला, बहन, क्या यह आपकी दुकान है? मैं आपके लिए एक शानदार व्यवसाय और प्रचुर धन की कामना करता हूँ। लिन चुक्सिया ने उसे पहले ही पहचान लिया था कि वह उस दिन शहर में सार्वजनिक बस से आया हुआ युवा लड़का था और उसने मुस्कुराकर धन्यवाद में सिर हिलाया। वांग तियानयू को पता था कि यह बातचीत का सही समय नहीं है। उसने अपना सिर खुजलाया और आखिरकार कहा, बहन, मेरा नाम वांग तियानयू है। मैं आपको पिछली बार बताना भूल गया था। आज सप्ताहांत है, मेरी माँ ने मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए कहा था। बहन, अब से बन और रेडी टू ईट खाने के लिए मैं सिर्फ आपकी दुकान पर ही आऊँगा। ये कहकर उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वह मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। लिन चुक्सिया असहाय होकर मुस्कुराई। इस बच्चे, उसने तो बस आसानी से मदद की थी, फिर भी उसने इसे अपने दिल में रख लिया। उसने एक बार फिर समय पर नज़र डाली और अपने पीछे खड़े किन्हान से कहा, बड़े भाई, तैयार हो जाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कुछ लोग भीड़ को चीरते हुए आ धमके और उनकी उपस्थिति डराने वाली थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर। तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ। तुम सब यहाँ किस लिए भीड़ लगाए हुए हो? 3 या 4 आदमी, या तो लंबे कद के या फिर चेहरे पर गुंडापन लिए हुए, अकड़ती चाल से अंदर आए और बन शॉप तथा अपने सामने खड़ी महिला को देखने लगे। नए लोगों को देखकर किन्हान, किन्वू और अन्य लोग तेजी से आगे बढ़े और लिन चुक्सिया को अपने पीछे धकेल दिया। विशेष रूप से किन्हान और किन्वू, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, लिन चुक्सिया को कसकर ढाल रहे थे। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मुख्य व्यक्ति एक गुंडे जैसा दिख रहा था। उसके बाल मध्यम लंबाई के थे और उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी। उसने किन्हान को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें उनके कंधों के बीच की खाई से लिन चुक्सिया पर पड़ीं। हमारा कोई खास इरादा नहीं है, बस सुना है कि यहाँ एक दुकान खुल रही है और बधाई देने आए हैं। बस ये पक्का नहीं है कि बॉस लिन भाइयों को इसे बढ़ावा देने देंगे या नहीं। असंतुष्ट किन्वू ने जवाब दिया, क्या आप किसी जगह को बढ़ावा देने का यही तरीका अपनाते हैं? क्या आप यहाँ आते ही लोगों को वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर देते हैं? उन्होंने अपनी बन की दुकान खोलने के लिए भीड़ जुटाने के लिए इतना शोर मचाया था। ये लोग बिना कुछ कहे ही दूसरों को भगाने लगे। साफ था कि ये जश्न मनाने नहीं, बल्कि उपद्रव मचाने आए थे। क्या ये सज्जन हम भाइयों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे संभालना है? मुख्य व्यक्ति ने किन्वू की ओर ठंडेपन से देखा और उसके पीछे खड़े कुछ लोग तुरंत एक कदम आगे बढ़ गए। किन्वू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और किन्हान भी हमले के लिए तैयार हो गया।
उनके साथ सुन वेनसोंग और सुन बिंगनान ने भी गंभीर भाव व्यक्त किए। लिन चुक्सिया ने किन्वू के कंधे पर थपथपाया और उसे थोड़ा हट जाने का संकेत दिया। किन परिवार में 2 भाई किन यांग और किन्वू लंबे थे, उन्होंने उसे इतनी अच्छी तरह से ढक दिया कि वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। किन्वू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन किन हान ने पहले ही जगह बना ली थी। मेहमान आ रहे हैं, बेशक हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि ये भाई सिर्फ हमारी दुकान के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, है ना? मुख्य व्यक्ति ने लिन चुक्सिया को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दौड़ गई। वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक महिला बॉस होगी। मुझे समझदार महिलाओं के साथ काम करना पसंद है। असल में ऐसा कुछ नहीं है, भाई बस इस बात से चिंतित हैं कि बॉस की दुकान खुलने के बाद शायद अच्छी न चले और वे तुम्हें कुछ सुरक्षा देना चाहते हैं। सोच रहा हूं कि क्या बॉस हमें यह विशेषाधिकार देंगे। लिन चुक्सिया ने समझ में सिर हिलाया। बड़े भाई का मतलब है कि आप कुछ सुरक्षा धन चाहते हैं। वह आदमी जोर से हंसा। बॉस, आप मजाक कर रहे हैं। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम दयालुता के नाते आपके व्यवसाय का ध्यान रख रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बन बेचना कोई अच्छा विचार नहीं है। किसी की आमदनी बंद करना उसके माँ बाप की जान लेने जैसा है। हम बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बड़े मुद्दों को छोटा करके सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जा सके। आखिरकार पैसा शांति से ही आता है। मुझे लगता है कि आप एक समझदार इंसान हैं, बॉस। ये सुनकर किन हान ने भौहें चढ़ाईं और लिन चुक्सिया की ओर देखा। लिन चुक्सिया हल्के से मुस्कुराई। ओह, मुझे नहीं पता कि मैं किसकी आय रोक रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं शायद जाकर माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस हर महीने इसकी भरपाई करनी होगी। लिन चुक्सिया ने चारों ओर जमा भीड़ पर नज़र डाली। कुछ लोग इन आदमियों के आने की वजह से दूर रहने के लिए कई कदम पीछे हट गए थे, जबकि कुछ लोग उत्साह देखने के लिए पास आ गए थे। उसकी आवाज़ ठंडी और स्थिर थी। अगर मैं तैयार न होऊं तो क्या होगा? प्रमुख व्यक्ति ने व्यंग्य किया। इच्छुक नहीं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम भाइयों के रहते तुम्हारी दुकान खुली रह सकती है? तुमने यह नहीं पूछा कि इस गली का प्रभारी कौन है? उसके शब्दों के बाद उस आदमी ने हाथ से इशारा किया और उसके पीछे खड़े कई लोग तुरंत आगे आ गए। लिन चुक्सिया अपनी एड़ी को उतारकर उनके साथ गंभीर चर्चा करने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक आलसी, गहरी आवाज आई। छठी, कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा है और तुम पूरी तरह से बड़ी हो गई हो। छठे नाम का व्यक्ति सख्त हो गया और नवागंतुक की ओर मुड़ा। तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, लॉर्ड लियांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप इस सड़क के प्रभारी हैं? जिया लियांग ने पलकें उठाते हुए पूछा। नहीं नहीं, यह आप ही हैं जो प्रभारी हैं। जिया लियांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इस स्टोर की देखभाल कर रहा हूँ। जाओ, जो करना है करो, और अगर मैंने सुना कि तुम फिर से उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। हाँ हाँ। बिना एक शब्द कहे सिक्स ने इशारा किया और अपने आदमियों को बंद शॉप से दूर ले गया। ये बदलाव काफ़ी अचानक हुआ। देखने वाले और दुकान में मौजूद लोग दोनों ही भ्रमित हो गए। यहाँ तक कि लिन चुक्सिया और किन हान भी इसे समझने में धीमे थे। कई लोगों द्वारा, विशेष रूप से लिन चुक्सिया की निगाहों से देखे जाने पर, जिया लियांग ने शर्मिंदगी से अपने गंजे सिर को झटक दिया। लिन चुक्सिया को होश आया और वह मुस्कुराई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड लियांग को यहाँ इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी। जिया लियांग और भी शर्मिंदा हो गया। बॉस लिन, आप मजाक कर रहे हैं। वे तो बस छोटे लोग हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब समय आ गया है? लिन चुक्सिया ने अपनी घड़ी देखी। शुभ मुहूर्त लगभग आ गया था, इसलिए उसके पास जिया लियांग से बात करने का समय नहीं था। उसने सबको पटाखे फोड़ने और साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा। पटाखों की तेज आवाज ने सभी को पहले की धक्का मुक्की भुला दिया और वे बन खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए। पके हुए भोजन और बंस के लिए अलग अलग लाइनें थीं और जल्द ही दोनों लाइनें बहुत लंबी हो गईं। तभी लिन चुक्सिया ने जिया लियांग को घर में बैठने के लिए आमंत्रित किया और आतिथ्य को अस्वीकार करना कठिन होने के कारण जिया लियांग ने स्वीकार किया और विनम्रतापूर्वक प्रवेश किया। दूसरी ओर छठे और उसके आदमियों के चले जाने के बाद भी कुछ लोग असंतुष्ट थे। भाई लियू, तुम उससे क्यों डरते हो? मैंने सुना है कि जिया लियांग पहले ही रिटायर हो चुका है। अब उसे देखो, सब कुछ धुल गया है। हमें उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई लियू, हम खुद ही इसका ध्यान रख सकते हैं। छठे ने उस आदमी के मुंह पर तमाचा मारा। अपनी माँ का ख्याल रखोगे, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि जिया लियांग सिर्फ उसके कहने से ही रुक जाएगा? अगर उसने नौकरी छोड़ भी दी तो जो लोग उसके अधीन थे उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब उनकी परवाह कौन करता है? तुम्हें कुछ नहीं पता। सन वेनसोंग भी जेल में है और उसके लोग अभी भी एक साथ रह रहे हैं। क्या हमें कुछ कहने का अधिकार है? जब सिक्स ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि आगे सड़क के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और पीछे के लोग भी रुक गए। हो शियाओबाओ ने एक हाथ जेब में डाले हुए कहा, घबराओ मत, मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अध्याय 116 और भी चिंताजनक।
तो आप लोग इतने दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हैं और अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली? बंद शॉप में लिन चुक्सिया ने जिया लियांग की बात सुनने के बाद पूछा। जिया लियांग ने अपना गंजा सिर खुजाते हुए कहा, कुछ कुछ। तुम्हें तो पता ही है कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। बहुत से युवा जो गांव लौट आए हैं वे अभी तक बस नहीं पाए हैं, और हम तो सरकारी चावल के कटोरे के बारे में भी सपने देखने की हिम्मत नहीं करते। निजी व्यवसायों में भी इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं। हौजी की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन मेरे रूप रंग को देखते ही लोग मुझे भगा देते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कुछ समय पहले ही नौकरी मिली थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके बॉस ने, जो उनसे चोर की तरह ही सावधान हो गए थे, उन्हें नौकरी से निकालने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लिया। किसी ने उन्हें पहचान लिया था और चुपके से बॉस को खबर दे दी थी। तब से उनके लिए काम ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। आज वे यूं ही सड़कों पर घूम रहे थे और जब उन्हें पता चला कि इलाके में एक बड़ी रोटी की दुकान खुली है, तो उन्होंने सोचा कि अपनी किस्मत आजमाई जाए। उन्हें हैरानी हुई कि उस रोटी की दुकान का मालिक लिन चुक्सिया था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो हाउजी वापस आ गया। लिन चुक्सिया को देखकर अभी सिक्स्थ का सामना करते समय उसका जो रवैया था वह कहाँ था। पहले तो उसने लिन चुक्सिया को विनम्रता से मुस्कुराकर देखा और फिर जिया लियांग से कहा, मुझे सब समझ आ गया। सिक्स्थ को किसी ने बुलाया था, वह तिल के केक की दुकान है जो हमारे ठीक सामने तिरछे रास्ते पर है। वे सिक्स्थ के किसी मातहत से कुछ हद तक रिश्तेदार हैं। वे बॉस लिन को डराने और उनके काम में खलल डालने के लिए कुछ लोगों को लाना चाहते थे ताकि उनका काम शुरू ही न हो। इस सड़क पर बहुत से लोग अपना व्यवसाय चला रहे थे और लिन चुक्सिया को भी तिल के केक की दुकान के बारे में पता था। शुरू में उन्होंने सोचा कि खाद्य कारखाने की डेली उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तिल केक की एक दुकान, जो वास्तव में उनके व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी, परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, इसे पूरी तरह से असंबंधित नहीं कहा जा सकता। उनकी बंद शॉप के खुलने से निश्चित रूप से इस गली से नाश्ता करने आने वाले कुछ लोग उन्हें चुनेंगे, जिसका वास्तव में तिल केक की दुकान पर प्रभाव पड़ेगा। लिन चुक्सिया को अब इस मामले की परवाह नहीं थी और वह जिया लियांग और होजी की ओर मुड़ा। क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करने को तैयार हो? जिया लियांग और होजी दोनों दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर भी कुछ असमंजस में, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम यहाँ काम करें? तुम्हें तो पता ही है कि हम क्या करते थे। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया, मुझे पता है। चूंकि आप लोग मेरी सलाह मानने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करने और आपको नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। जिया लियांग मुस्कुराया, हम भाइयों ने ये काम कभी नहीं किया है, इसलिए अगर हम धीमे और अनाड़ी हैं तो हम पर गुस्सा मत होइए। खाना एक बार में एक निवाला है, काम एक बार में एक कदम है। जब तक आप तैयार हैं, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बॉस लिन के साथ काम करेंगे। जिया लियांग ने निर्णय सुनाया और होजी थोड़ा उत्साहित था। अब उनके पास एक नौकरी थी, एक उचित नौकरी। आपका नाम जिया लियांग है और आपका नाम हो है। हो शियाओबाओ, होजी ने कहा। बॉस, आप मुझे होजी या शियाओबाओ कह सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। लिन चुक्सिया खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और सू वेनसोंग को बुलाया। भाई सू, ये दोनों हमारे नए स्टाफ सदस्य हैं, जिया लियांग और हो शियाओबाओ। आज से ये आपके साथ काम करेंगे। आप देखें कि उन्हें किस तरह का काम सूट करता है और उन्हें कुछ काम सौंपें ताकि वे काम करना सीख सकें। सू वेनसोंग ने अभी अभी हो शियाओबाओ को बाहर से ही पहचान लिया था। उसने और लिन चुक्सिया ने ही इस बच्चे का पीछा किया था। उन लोगों के प्रति जिया लियांग का रवैया देखकर उसने भी दोनों की उत्पत्ति का अनुमान लगा लिया। वह नहीं जानता था कि मालिक इन दोनों को दुकान में काम करने के लिए क्यों रखना चाहता था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस एक ही जवाब देकर दोनों को ले गया। केनहान कुछ ही दूरी पर काउंटर को पहुंच रहा था, लगभग काउंटर से पेंट को रगड़ रहा था। अंततः जब सू वेनसोंग उन लोगों को ले गया तो वह जल्दी से आया। छोटी भाभी, क्या आप सचमुच उन दोनों को हमारी दुकान में काम करने देंगी? वे मुझे अच्छे लोग नहीं लगते। ओह, ये कैसा पाप है। छोटी भाभी द्वारा कुछ जवान और सुंदर लड़कों को नौकरी पर रखना लोगों को चिंतित करता है। इन बेमेल लोगों को नौकरी पर रखना लोगों को और भी अधिक चिंतित करता है। यदि उसके दूसरे भाई को पता चल जाता कि वह पास खड़ा अपनी छोटी भाभी को इस प्रकार के लोगों से निपटते हुए देख रहा है, तो वह उससे भाईचारे का रिश्ता तोड़ लेता। लिन चुक्सिया ने आश्वस्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं और हमारी कुछ बातचीत भी हुई है। हालांकि उन्होंने पहले कुछ बदनामी भरे काम किए हैं, लेकिन अब ये दोनों सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और हम उनके बारे में कोई सामान्य राय नहीं बना सकते। वैसे भी उन्होंने तो बस हमारी मदद की है। पिछली बार जब उसने उन्हें देखा था तब से उनके कपड़े वैसे ही थे, पहले जैसे भड़कीले नहीं थे, बल्कि थोड़े बहुत जर्जबी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिया लियांग, ऐसा लग रहा था कि उसने अपना वजन कुछ कम कर लिया है। ये तथ्य कि इतने लंबे समय तक नौकरी न मिलने के बाद भी वे अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस नहीं लौटे, ये दर्शाता है कि वे वास्तव में सुधार चाहते थे।
किन हान को अभी भी उलझन में देखकर लिन चुक्सिया ने अपनी आवाज़ थोड़ी कम की और कहा, भाई, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि उन लोगों ने अभी अभी उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया है? आप सोच सकते हैं कि मैं इन दोनों को किले की सुरक्षा के लिए काम पर रख लूँ? किन हान की आंखें चमक उठीं। अरे हाँ, अगर उन लोगों को पता होता कि ये दोनों दुकान में काम कर रहे हैं तो वे दुकान को इतनी आसानी से परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। उसे चिंता थी कि आज उन लोगों को भगाने के बाद वे बाद में फिर आकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उसकी छोटी भाभी सचमुच दूरदर्शी थी। खाने के दौरान बन शॉप पर ग्राहकों की भीड़ और भी ज्यादा थी। डाइनिंग हॉल लगभग भरा हुआ था। किनवू और जोहो होंगमेई नामक दंपति टेकआउट विंडो पर बंस और डेली आइटम बेचने का काम संभाल रहे थे। बाकी सभी लोग हॉल में भोजन करने वालों की सेवा कर रहे थे। किन हान काउंटर के पीछे नकदी संभालने और टिकट जारी करने में व्यस्त थे। झांग गुइलान और सुन बिंगनान ग्राहकों की सेवा के प्रभारी थे, जबकि चेन चुनवा ग्राहकों के खाने के बाद कटोरे और बर्तन साफ करने का काम संभाल रहे थे। सभी कर्मचारियों के पास अपने अपने कार्य थे और भीड़ के बावजूद सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। झांग गुइलान ने देखा कि ठंडे व्यंजन लगभग बिक चुके थे, इसलिए उसने सुन बिंगनान से कहा, मैं जाकर कुछ और तैयार करूंगी। जियो सुन, तुम यहाँ ग्राहकों का ख्याल रखना। पुरानी दुकान पर आधे महीने काम करने के दौरान उसने बंस बनाना और ठंडे व्यंजन तैयार करना सीख लिया था, और यहाँ तक कि डेली प्रक्रियाओं के बारे में भी वह और उसका पति पूरी तरह से स्पष्ट थे। प्रत्येक कर्मचारी के अपने अपने कर्तव्य थे, लेकिन केवल वे ही एक जोड़े के रूप में सभी कार्यों को समझते थे, जिससे पता चलता था कि छोटी भाभी वास्तव में उन्हें बाहरी नहीं मानती थीं। झांग गुइलान जितना ज्यादा जानती गई उतना ही वह अपना काम अच्छी तरह करना चाहती थी। जितनी देर वह दुकान पर रुकती उतनी ही ज्यादा वह अपनी छोटी भाभी की तारीफ करती। मिसाल के तौर पर आज बन शॉप के उद्घाटन को ही लीजिए। उन्होंने सामान्य से 3 गुना ज्यादा डेली आइटम बनाए थे और उनकी मात्रा देखकर उसे चक्कर आ गया। हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन बार बार डेली आइटम को उबालने से स्वाद प्रभावित होता है और यदि उसे बहुत देर तक छोड़ दिया जाए तो दुकान की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है, जैसा कि छोटी भाभी अक्सर उन्हें बताया करती थीं। परिणामस्वरूप दोपहर तक डेली की अधिकांश वस्तुएं बिक गईं तथा स्मोक्ड चिकन और सुअर के सिर का मांस भी बिक गया। अगर ये आम दिनों की तरह होता तो उन्हें कितना नुकसान होता। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी भाभी बहुत समझदार थीं। लिन चुक्सिया ने एक राउंड लिया और दिन के परिणाम भी लिए। विशेषकर डेली सेक्शन के संबंध में उन्होंने पहले दिन 10% की छूट की पेशकश की, और कई ग्राहक जो खाद्य कारखाने से डेली खरीदने के आदी थे वे उनके स्थान पर चले गए। उनका मानना था कि उनकी दुकान का डेली खाना चखने के बाद निश्चित रूप से कुछ ग्राहक आकर्षित होंगे। तभी एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। ली जियान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। बॉस लिन का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैंने बाहर लगा साइन बोर्ड न देखा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने शहर में अपनी शाखा खोल ली है। अध्याय 117 जीवन भर का अनुभव। लिन चुक्सिया ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। भाई ली, कृपया अंदर आइए। आज आप यहाँ से कैसे गुजर रहे हैं? वह उसे एक शांत कोने में ले गई, मेज और कुर्सियों को फिर से पोंछा और फिर चेन चुनुआ को कुछ खाना लाने के लिए इशारा किया। मेरे बारे में परेशान मत होइए, मैं पहले ही खा चुका हूँ। मैंने देखा कि दुकान अभी अभी खुली है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए अंदर आया था। ये सुनकर लिन चुक्सिया ने चेन चुनुआ से चाय का एक बर्तन लाने को कहा। आज नया स्टोर खुला और उसने ये खबर किसी को नहीं बताई। जिंदगी में बहुत से लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत से लोगों को जान सकते हैं, लेकिन रिश्तों को अर्ध परिचित ही रखना सबसे अच्छा है। लोगों के बीच सबसे सहज रिश्ते वे होते हैं जहां आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं और एक दूरी बनाए रखते हैं। भाई ली वह व्यक्ति थे जिनसे वह पहले भी सक्रिय रूप से संपर्क कर चुकी थी, और वह उनके आगे के मार्ग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जितना अधिक ऐसा होता उतना ही कम वह अपने रिश्ते का अतिरेक बर्दाश्त कर पाती। बेशक ये दूसरी बात थी कि उन्होंने आने की पहल की। ली जियान ने दुकान के चारों ओर देखा और उस महिला की तहे दिल से प्रशंसा की। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इस तरह की दूसरी दुकान खोल लोगी। मैं देख रहा हूं कि फूड फैक्ट्री के सामने वाली दुकान तुम्हारे कारण अपना कारोबार खो रही है। तुम में उस फूड फैक्ट्री से मुकाबला करने की हिम्मत है। लिन चुक्सिया ने उसे एक गिलास पानी पिलाया। भाई ली, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरे पास वह क्षमता नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे ये दुकान पसंद आ गई और यह फूड फैक्ट्री की दुकान के पास ही थी। ली जियान ने मुस्कुराते हुए पानी स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस उसकी बातें सुनता रहा। मुझे लगता है कि स्टोर में व्यापार बुरा नहीं है। उद्घाटन के दिन इतने सारे लोग आए तो भविष्य में भी ग्राहक कम नहीं होंगे। तो मैं इसे भाई ली का आशीर्वाद मान लूंगा। लिन चुक्सिया ने विनम्रता से उत्तर दिया। भाई ली, आप हाल फिलहाल कैसे हैं? सब्जी वाला स्टेशन अभी व्यस्त नहीं है ना? अब जून की सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए खेतों में गोभी और मूली के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचा था। सब ठीक रहा।
इस साल सब्जी स्टेशन ने सर्दियों की बची हुई पत्ता गोभी का एक बड़ा जत्था जमा कर रखा है और अब हम बसंत उत्सव से पहले इन्हें भेजने का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बिक्री अच्छी रही थी और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी यह मुझे निराश नहीं करेगी। हालांकि मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं, आप बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत काम करते हैं। मेरे उलट जो पहले देखता है कूदने से पहले। मेरी स्थिति भाईली से अलग है। मेरे स्टोर में कुछ भी नहीं है। अगर यह बंद हो गया तो मुझे बस कुछ पैसे का नुकसान होगा, लेकिन भाईली के लिए ये पूरे सब्जी ठेले की आशा है और उनका अपना भविष्य भी। लिन चुक्सिया ने वाक्य के उत्तरार्ध को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। जो लोग समझते हैं वे समझ सकते हैं, लेकिन भाईली को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजार अभी बदल रहा है और हर कोई मुश्किलों को भांपकर नदी पार कर रहा है। अगर हम असफल भी हो गए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। हमें असफलता से ज्यादा हिचकिचाहट के कारण ठहराव का डर है ना? इसके अलावा अगर हम कोई गलती भी करते हैं तो वह भी एक अनुभव है। हम आखिरी निवाले से पेट भर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस आखिरी निवाले की वजह से तो नहीं है। ली जियान को अचानक समझ आ गया और ऐसा लगा जैसे पिछले दिनों उसके दिल पर पड़े भारी पत्थर तुरंत हट गए हों। भगवान ही जानता है कि सब्जी की दुकान पर लाखों पाउंड गोभी के भंडारण ने उस पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव डाला होगा। अपना चाय का कप उठाते हुए उसने उसे लिन चुक्सिया के कप से टकराया। युवती, मुझे अभी भी कहना है कि आपके साथ बैठकर बातचीत करने से मेरा मन सचमुच शांत हो जाता है। लिन चुक्सिया ने अपनी चाय उठाए और एक ही बार में पी गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाईली मेरा सम्मान करते हैं। व्यापक सोच और दूरदर्शिता उसके जीवन भर के अनुभव हैं। किसी भी काम में अगर आप असफलता की संभावना को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डर के मारे ऐसा नहीं करते तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। डॉट 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 डॉट। एक व्यस्त दिन और उद्घाटन के लिए पर्याप्त तैयारी के बावजूद बंद शॉप में सभी सामान बिक गए और दुकान जल्दी बंद हो गई। लिन चुक्सिया ने नई दुकान में कर्मचारियों को इकट्ठा किया। आज नई दुकान आधिकारिक तौर पर खुल गई और उनके अपने स्टोर ने आधिकारिक तौर पर काम को विभाजित कर दिया था। सन लानलान को बंद शॉप की मुख्य शाखा का प्रबंधक नियुक्त किया गया। यद्यपि वह मुख्य स्टोर की प्रभारी थी, लेकिन उन्हें कभी भी स्टोर मैनेजर का पद नहीं मिला। मुख्य स्टोर के कर्मचारियों का आवंटन ग्रैनी सन कयजून सन बिंगनान किन्हान नए स्टोर के प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं तथा उनके साथ निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं: झांग गुइलान, किन वो, जो होंगमेई, चेन चुनहुआ। सु वेनसोंग पके हुए भोजन विभाग के प्रभारी हैं। उनका पद स्टोर मैनेजर के समकक्ष है तथा उनके पास निम्नलिखित कर्मचारी हैं: पैंग योनली, मायंगजी, जियालियांग, हो शियाओबाओ। लिन चुक्सिया महाप्रबंधक के रूप में सभी स्टोरों की देखरेख करते हैं। इन उपाधियों और औपचारिक आवंटनों के साथ उनके स्टोर भी सही रास्ते पर आ गए हैं। सभी ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं, विशेष रूप से वे पुराने कर्मचारी जिन्होंने दुकान को कदम दर कदम बढ़ते देखा। उनके चेहरे मुस्कुराहट और आशा से भरे हुए थे। चेन चुनुआ और मां यंगजी एक साथ बैठे तालियां बजाते और फुसफुसाते हुए बोले, यंगजी, तुम्हें क्या लगता है कि बॉस मुझे तुम्हारी टीम में शामिल क्यों नहीं होने देंगे? मुझे तुमने ही रेफर किया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। लिन चुक्सिया के प्रेरणादायक भाषण के नीचे मायांगजी ने लापरवाही से जवाब दिया, बॉस। ओह, मेरा मतलब है, प्रबंधक के पास इस व्यवस्था के लिए उसके अपने कारण होंगे और इसके अलावा मेरे घर पर काम गंदा है, बन की दुकान में काम करना अच्छा है। अगर मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिले तो मुझे गंदगी और कड़ी मेहनत से कोई परेशानी नहीं होगी। इस बन की दुकान के लोगों को देखो, या तो वे मैनेजर के भाई भाभी हैं या उसके छोटे चाचा के भाई बहन। मैं अकेला बाहरी हूँ। यहाँ काम करते हुए शायद मुझे भी मार डाला जाएगा। मायांगजी ने आखिरकार उसकी तरफ देखा और असहमत होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैनेजर और किन परिवार के साथ घुलना मिलना आसान है, वे तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को कैसे धमका सकते हैं? बस अपने काम पर ध्यान दो और ज्यादा चिंता मत करो। इस दौरान यिंगजी अक्सर किन्हान और उसकी पत्नी के साथ बातचीत करती थी, जो दोनों ही सुखद और बातचीत करने में आसान थे। चेन चुनुआ ने अपने होंठ फुलाए लेकिन कुछ और नहीं कहा। मीटिंग छोटी थी। लिन चुक्सिया ने सबको काम सौंपे और कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहे, फिर सबको काम से जाने दिया। जिया लियांग, हो शियाओबाओ और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वे वहां आए। प्रबंधक, उन्होंने सु वेनसोंग के साथ पूरा दिन बिताया। पहले मुर्गी फार्म पर सामान लादा, फिर कसाई की दुकान पर गए और अंत में आंगन में सभी के साथ मिलकर खाना तैयार किया। यद्यपि यह एक व्यस्त दिन था, फिर भी यह संतुष्टिदायक था। यह उनकी पिछली सड़क भटकने की आदत से पूर्णतः भिन्न था। सु वेनसोंग ने उन्हें बताया था कि इस महीने उनका वेतन 30 युआन है और अगले महीने स्थायी कर्मचारी बन जाने पर यह बढ़कर 40 युआन हो जाएगा। यदि वे अच्छा काम करेंगे तो उन्हें बोनस भी मिलेगा, जो औसत कर्मचारी के वेतन से अधिक होगा। जिस निजी व्यवसाय में वे काम करते थे वहां उन्हें केवल 25 युआन का भुगतान किया जाता था। ये वास्तव में मायने रखता है कि आप किसके लिए काम करते हैं।
लिन चुक्सिया ने उस सुबह से लेकर अब तक उनके मनोभावों में आए परिवर्तन को देखा और बताया कि वे अपनी वर्तमान नौकरी से काफ़ी संतुष्ट थे। यह क्या है? उसने पूछा। हो शियाओबाओ ने झिझकते हुए कहा, हम आज आंगन में काम कर रहे थे और सुना कि वहाँ कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ। वह जानता था कि वर्तमान में वहाँ सुन बिंगनान और सुन लानलान नामक भाई बहन रह रहे हैं तथा छात्रावास के एक कमरे में 4 लोग रह सकते हैं। लिन चुक्सिया ने समझ में सिर हिलाया। उस सुबह जिया लियांग ने बताया था कि हो शियाओबाओ घर में सबसे छोटा था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि वह कोई गलत काम कर रहा है, जबकि असल में वे बस परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे। वह अपने भाइयों से नाता नहीं तोड़ना चाहता था और इसके अलावा उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अकेला कहाँ रहता है। सालों से वह इधर उधर घूमता रहा था, एक रात यहाँ एक रात वहाँ, जियालियांग या दूसरे दोस्तों के साथ सोता रहा था। अब जब उन्होंने वह जीवन शैली छोड़ दी थी तो वह जियालियांग के साथ ही रहने लगे। किसी और के घर में हमेशा रहना कभी भी आरामदायक नहीं होता। लिन चुक्सिया ने एक पल के लिए सोचा, वहाँ रहना पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता है। अध्याय 118 चाचा फिर से आते हैं। हो शियाओबाओ का चेहरा सूख चुके घास के पत्ते की तरह सख्त हो गया, उसका सिर नीचे झुक गया और उसने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। ये कैसा रहेगा? लिन चुक्सिया ने आगे कहा, मैं पहले कुछ पुरुष कर्मचारियों को बंद शॉप में बारी बारी से रात की पाली में काम करने देने की योजना बना रही थी। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए ऊपर रहने के लिए एक कमरा व्यवस्थित कर सकती हूँ। तुम यहाँ रहोगी और मैं तुम्हें बिना पैसे के रात की पाली में काम नहीं करने दूंगी। तुम्हें एक रात के काम के लिए 50 सेंट मिलेंगे। क्या तुम ये काम संभाल सकती हो? चूंकि उन लोगों ने आज तिल के केक की दुकान पर किसी को भेजकर उपद्रव मचाने की हिम्मत की, तो हो सकता है कि उनके पास और भी तरकीबें हों। और हाँ, हमारी बंद शॉप यहाँ बहुत बड़ी है, जाहिर है हम रात में यूं ही ताला नहीं लगा सकते। यदि हो शियाओबाओ या जियालियांग रात्रि पाली संभालें तो यह आदर्श होगा। लिन चुक्सिया को नहीं पता था कि वे सड़कों पर कितने सक्षम थे, लेकिन आज की घटनाओं के आधार पर वे लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। मुरझाई घास तुरंत खिल उठी और उसकी आवाज़ एक सब तक ऊंची हो गई, हाँ मालिक, कोई बात नहीं, मैं दुकान का पूरा ध्यान रखूंगा। रात की शिफ्ट की फीस की ज़रूरत नहीं, बस तनख्वाह ही ठीक है। लिन चुक्सिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम इसे वैसे ही करेंगे जैसे किया जाना चाहिए। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा, यही मेरा सिद्धांत है। हो शियाओबाओ ने जियालियांग की ओर देखा, उसका पतला और सूखा चेहरा मुस्कुराहट के साथ गुलदाउदी में खिल गया। 30 से 40 युआन का वेतन तथा रात्रि पाली के लिए लगभग 10 युआन, इस महीने उसके पास 50 युआन से अधिक होंगे। ऐसा कहा जाता है कि मशीनरी फैक्ट्री में चौथे स्तर का कर्मचारी 50 युआन से थोड़ा अधिक कमाता है और वे वहाँ के अनुभवी कर्मचारी हैं। जियालियांग भी उसके लिए खुश था। हालांकि उसे हौजी के उसके घर पर रहने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसकी माँ को उनका पहले का काम पसंद नहीं था। वह लगातार शिकायत करती रहती थी और कभी कभी उसकी नाराज़गी हौजी पर भी उतर आती थी। यहाँ रहना बेहतर है, अधिक आरामदायक है। यदि ये तथ्य न होता कि उसे अभी भी घर पर अपनी माँ की चिंता करनी पड़ती, तो वह स्वयं यहीं रहना पसंद करता। लिन चुक्सिया ने किन्हान से व्यवस्था करने, कल ऊपर एक खाली कमरा खोजने, एक बिस्तर और एक डेस्क लेने और फिर हो शियाओबाओ को वहाँ ले जाने के लिए कहने की योजना बनाई। लेकिन हो शियाओबाओ को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। बॉस, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। अगर कोई अंधे बदमाश आ भी गए तो मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। आपको बिस्तर और मेज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। जब तक उसके पास रहने के लिए जगह होगी, वह फर्श पर सोने को भी तैयार होगा। सू वेनसोंग ने दोपहर में उनके मन में क्या चल रहा था इसका अंदाजा लगा लिया था जब उन्होंने छात्रावास के बारे में पूछा था, और अब लिन चुक्सिया द्वारा व्यवस्था किए जाने की बात सुनकर वह राहत महसूस करते हुए बंद शॉप से बाहर निकल गया। भाई सू, सन लानलान अभी भी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। कुछ गड़बड़ है क्या? सन लानलान ने सिर हिलाया, आज तुम्हारे वह चाचा फिर से हमारे घर आए, लेकिन चिंता मत करो, उन्होंने दादी सू के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाई। उसने सू वेनसोंग को जल्दी से शांत किया, क्योंकि सू दाजून के घर आने का जिक्र होने पर उसके चेहरे पर बदलाव आ गया था। उसकी यह बात सुनकर सू वेनसोंग को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसने और देर नहीं की, सुन लानलान को धन्यवाद दिया और जल्दी से अपनी बाइक से घर चला गया। जब वह घर पहुंचा और देखा कि दादी सू ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया है और वह लैंप के नीचे बैठकर अस्थिर भाव से उसके फटे हुए कपड़े सिल रही थी, तब जाकर उसका दिल शांत हुआ। अपना कोट उतारकर रैक पर टांगते हुए उसने कहा, दादी, मैंने सुना है कि सू दाजुआंग आज फिर से घर पर आया था। जब से सू दाजूंग और उसके बेटे ने उसकी नौकरी छीन ली थी, तब से वह उसे चाचा कहने को भी तैयार नहीं था। उसकी नौकरी छीनने के बाद वे उसका घर भी छीनना चाहते थे। ऐसे रिश्तेदार तो बेकार होते हैं।
दादी सू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लो, जैसे ही वह आया, जियाओ सन ने तुरंत नए आए जियाओ कई को मेरे लिए किला संभालने के लिए बुला लिया। तुम्हारे चाचा पहले बहुत उत्साहित लग रहे होंगे, लेकिन वह बस दूसरों के समर्थन से एक गुंडागर्दी कर रहे हैं। कठिन लोगों का सामना करते समय वह वास्तव में काया हो जाते हैं। इस बार उन्होंने अपने घर की अदला बदली का जिक्र नहीं किया। वह चाहते हैं कि हम वेनमाओ के साथी के लिए कोई नौकरी का प्रबंध करें। क्या आप सहमत हैं? दादी सू को कितना खुश देखकर सुन वेनसोंग ने भौहें चढ़ाईं। सू दाजूंग का पूरा परिवार अच्छे लोग नहीं थे, और भले ही वेनमाओ का साथी आधिकारिक तौर पर उनके परिवार में शामिल नहीं हुआ था, फिर भी वह उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वे रिश्तेदार थे। यदि सू दाजूंग चाहता था कि वे कोई नौकरी की व्यवस्था करें, तो उसने निश्चित रूप से वेनमाओ के साथी को बन शॉप में काम करने के लिए नियुक्त किया था। चाहे व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव कैसा भी हो, वह सहमत नहीं होगा। दादी सू ने उसे देखा। अरे, मैं भला क्यों मानूंगी? सू दाजूंग ने ये शर्त सिर्फ वेनमाओ की जीवनसाथी के लिए रखी थी। उम्मीद थी कि सू परिवार उसके लिए नौकरी ढूंढ देगा। उसने ये भी कहा था कि मुझे ये देखने का साहस होना चाहिए कि उसका भतीजा दुल्हन ढूंढने में असमर्थ है। ये कितना हास्यास्पद है। मैंने तो अभी तक बहू की परछाई भी नहीं देखी, मुझे इसकी क्या परवाह कि उसके परिवार में बहू है या नहीं। सुन वेनसोंग ने दादी सू की चिढ़ाने वाली निगाहों का सामना कुछ हद तक टालमटोल भरी निगाहों से किया, जिससे दादी सू अंदर से और भी खुश हो गईं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जियाओ सन सचमुच एक अच्छी लड़की है। पिछले कुछ समय से तुम घर पर नहीं थी, उस बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए हम उसके बहुत आभारी हैं। मैंने तुमसे कहा था कि हमारी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके लिए कुछ अच्छा खरीदो, क्या तुम कुछ खरीद पाए? सू वेनमाओ खांसते हुए बोली, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हाल ही में काफ़ी व्यस्त रही हूँ। नई बन शॉप खुलने के कारण मुझे वहाँ सब कुछ देखना पड़ता है। मैनेजर लिन ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं इसे हल्के में नहीं ले सकती। दादी सू ने सिर हिलाया। मैनेजर लिन ने तुम्हें जो काम सौंपा है, उसे तुमने ज़रूर अच्छी तरह से किया होगा। मैनेजर लिन हमारे परिवार के उपकारक हैं, हमारा वर्तमान जीवन उन्हीं की बदौलत है। अब जब बन शॉप खुल गई है, तो क्या तुम्हारे पास ज़्यादा समय होगा? मुझे? दादी, चलो खाना खाते हैं। खाना थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। सुन वेनसोंग ने अजीब तरह से बात बदल दी। लेकिन दादी सू इसे टालने वाली नहीं थी। चूंकि तुम्हारे पास समय है, तो इसे कर लो। अगले कुछ दिनों में किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाने के लिए समय निकालो। कुछ ऐसी चीज़ें खरीदो जो लड़कियों को पसंद हों और उन्हें जियाओ सुन को भेज दो। बस इतना कहो कि यह बूढ़ी औरत अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहती है। सुन वेनसोंग ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं समझ गया। दादी सू ने अपने पोते के कान लाल होते देखे और मन ही मन उसे कोसा कि वह इतना बेवकूफ़ है। अगर सू दाजूंग का दखल न होता, तो उन्हें अपने पोते की भावनाओं का एहसास ही न होता। अच्छी लड़की वहीं थी, फिर भी उसे जल्दी से उसे अपने घोंसले में खींचना नहीं आता। कितना मूर्ख है। अगले दिन सुन वेनसोंग ने छोटे से आंगन में अपना काम निपटाया और मीट की दुकान का हिसाब किताब निपटाया तो वह डिपार्टमेंटल स्टोर के पास से गुजरा। दादी सू की कही बात याद आते ही उसने रास्ता बदला और डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गया। वह डिपार्टमेंटल स्टोर पर बहुत कम जाते थे। शहर लौटने के बाद उनके पास पैसे की तंगी हो गई थी और पुरुष होने के नाते उन्हें खरीदारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। एक बार जब उसने कुछ पैसे कमाए, क्योंकि वह अक्सर बाहर रहता था, और ये देखकर कि लिन चुक्सिया हमेशा शालीनता से कपड़े पहनती थी, बन शॉप को शर्मिंदा न करने के लिए उसने अपने पहले महीने का वेतन अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने पर खर्च किया और दादी सू के लिए कपड़े के 2 टुकड़े खरीदे। सामानों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखते हुए सन वेनसोंग को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रुके। उसे लड़कियों के लिए चीज़ें खरीदने का कोई अनुभव नहीं था। जब पैंग योंगली मा यंगजी से प्रेम प्रसन्न कर रहा था, तो उसने उसके लिए एक फूलों वाला हेडस्कार्फ खरीदा। सुन वेनसोंग ने तुरंत अपने मन से यह विचार निकाल दिया। उस समय पैंग योंगली और मा यिंगजी एक दूसरे के प्रति मधुर थे, लेकिन सन लानलान के साथ उनका रिश्ता। वह दादी सू की रक्षा करने के लिए सन लानलान का आभारी था। उसके मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ सकते थे? वह काउंटर पर चल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक महिला की घड़ी पर पड़ी। घड़ी की शैली लिन चुक्सिया की कलाई पर मौजूद घड़ी के समान थी। उसने कई लोगों को घड़ियां पहने देखा था, लेकिन कोई भी लिन चुक्सिया की घड़ी जितनी अच्छी नहीं लगती थी। यद्यपि सुन लानलान का रंग लिन चुक्सिया जितना गोरा नहीं था, फिर भी वह औसत महिला की तुलना में अधिक गोरी थी, विशेषकर उसकी आंखें, जो बोलती हुई प्रतीत होती थीं। कॉमरेड, क्या आप घड़ी खरीदना चाहते हैं? अध्याय 119। आप उन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? सेल्स क्लर्क ने उसे रुकते हुए देखा और उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। यह महिला की घड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर में सबसे नई आई है और इस समय सबसे लोकप्रिय मॉडल है। चाहे इसे दहेज के तौर पर खरीदा जाए या सगाई के तोहफे के तौर पर, यह सबसे अच्छा विकल्प है। आजकल बहुत से लोगों के पास अपने लिए घड़ियां खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं होते हैं। इन्हें आमतौर पर शादी के दौरान दहेज या सगाई के उपहार के रूप में खरीदा जाता है।
किसी युवक को औरतों की घड़ियां देखते देखकर लगता है कि वह अपनी पत्नी के लिए या अपनी बहन के लिए दहेज में घड़ियां खरीद रहा होगा। अगर वह अपनी पत्नी को तोहफा देना भी चाहता था तो भी उसकी पिछली टिप्पणी में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जिन शब्दों को वह हानिरहित समझती थी वे इस समय सू वेनसोंग के कानों में आग की तरह गूंज रहे थे। मैं तो बस देख रहा था, बस यूं ही देख रहा था। वह हकलाते हुए स्पष्टीकरण देते हुए जल्दी से काउंटर से बाहर चला गया। उसका चेहरा और गर्दन गर्म महसूस हो रहा था। आखिरकार सू वेनसोंग ने फिर भी एक लाल दुपट्टा खरीदा। लड़कियों को उपहार देने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। सर्दी शुरू हो चुकी थी और जून की हर सुबह ठंड होती थी, इसलिए गर्माहट के लिए दुपट्टा खरीदना व्यावहारिक लगा। ये सोचते हुए सू वेनसोंग घबराहट में अपने बैग में स्कार्फ लेकर बन शॉप पर चला गया। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि उसे वह स्कार्फ कैसे दे, क्या उसे सीधे ही दे देना चाहिए या दादी सन से कहना चाहिए कि वह उसे दे दें। दादी सन द्वारा ये बात आगे बढ़ाना ठीक नहीं लगा। वह बहुत गपशप करती थी और इससे गलतफहमी पैदा हो सकती थी। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना अधिक ईमानदार लगता था। कॉमरेड सन, यह एक स्कार्फ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी दादी की मदद करने के लिए धन्यवाद। कॉमरेड सन, पिछले कुछ दिनों से मेरी दादी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कृपया ये स्कार्फ स्वीकार करें। कॉमरेड सन, ये वह स्कार्फ है जिसे मेरी दादी ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। पिछले कुछ दिनों में उनकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। जब सू वेनसोंग अपने आप से कुछ बुदा रहा था, वह बन शॉप की ओर चल पड़ा और न जाने क्यों उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली, अपने मन में तैयार भाषण दोहराया और फिर साहपूर्वक बन शॉप में कदम रखा। सूरज। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा कि अंदर सुन लान काउंटर के पीछे हिसाब किताब करने में व्यस्त है और नया लड़का कई जून काउंटर पर झुका हुआ है और वह कुछ ऐसा कह रहा है जिससे लड़की लगातार हंस रही है। उसने घुमावदार आंखों और मुस्कुराहट के साथ कई जून को देखा। कई जून ने उसे हंसते हुए आश्वासन दिया, वास्तव में मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। अपने भाई से पूछो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। जो भी झूठ बोलता है वह एक पिल्ला है। छोड़ो, मेरा भाई भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। कई जून भी हंसा। तभी सुन बिंगनान आया और सू वेनसोंग से बोला, भाई सू, क्या आप मुझे बुला रहे थे? उसने भाई सू को अंदर आते और सुन कहकर कुछ कहते सुना था। सू वेनसोंग को कुछ हतप्रभ देखकर उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए और स्थिति को समझते हुए वह धीरे से बोला, भाई सू, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचती हूँ? सू वेनसोंग ने रूखेपन से पूछा। सन बिंगनान इस मामले का खुलासा करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन अपनी बहन और कई जून को इन दिनों सौहार्दपूर्वक साथ साथ रहते हुए देखकर भले ही इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था, देर सवेर वे एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। इसके अलावा चूंकि सू वेनसोंग कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, उसने बताया, मैं भाई सू से यह बात नहीं छिपाऊंगा, मैं कई जून को अपना साला बनाने की योजना बना रहा हूँ। कई जून मेरा सहपाठी है, उसका चरित्र विश्वसनीय है। मूल रूप से जब मैंने उसे यहाँ काम करने के लिए पेश किया था तो यह मेरी बहन के साथ उसकी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए था। मुझे चिंता थी कि शायद वे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें देखकर वे काफ़ी मेल खाते हैं। आपको क्या लगता है? सू वेनसोंग ने अपने स्कूल बैग को दबाया और पास ही खड़े दो लोगों की ओर देखा, जिनमें से एक बात कर रहा था और दूसरा हंस रहा था। बहुत सुंदर, अच्छा। सुन बिंगनान भी संतुष्ट होकर मुस्कुराया, मुझे पता था, मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन की पसंद नापसंद तब से जानता हूं जब वह छोटी थी। जरा रुको, शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी जब हम भाई सू को शादी समारोह में पीने के लिए बुला पाएंगे। लेकिन भाई सू, अभी इसे राज ही रखो। मेरी सिर्फ एक ही बहन है और मैं नहीं चाहता कि उस पर शादी का दबाव पड़े। जब वह खुद इसके लिए राजी हो जाएगी तभी यह पूरी तरह से तय होगा। ठीक है, सू वेनसोंग ने उत्तर दिया। तभी सुन बिंगनान को जरूरी बात याद आई। भाई सू, क्या आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके पास कुछ काम था? सू वेनसोंग ने अपनी नज़रें घुमाई। नहीं, मैं तो बस ये देखने आया था कि इस दुकान में पका हुआ खाना कैसा है। क्या हम रोज़ाना जो खाना बनाते हैं वह पर्याप्त है? सन बिंगनान ने एक क्षण सोचा, कोई बात नहीं। बिक्री की मात्रा पहले की तुलना में थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसे संभाला जा सकता है। जब किन कुक फूड ने अपनी ख्याति अर्जित की थी तो शहर से कई ग्राहक यहाँ आते थे। अब जब शहर में इसकी एक शाखा है तो वे वहाँ जाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि कल यहाँ थोड़ा कम सामान लाएं। मैनेजर ने कहा है कि बचा हुआ सामान न रहने दें। सन बिंगनान ने सिर हिलाया, ठीक है, हमें सब कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कम स्मोक्ड चिकन ही काफ़ी होंगे। चर्चा समाप्त करने के बाद सू वेनसोंग सीधे अपने आंगन में वापस चला गया और दादी सू ने उसे कांच के माध्यम से देखा। जब वह घर में दाखिल हुआ तो दादी सू ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या तुम खास तौर पर जियो सन को धन्यवाद देने आए हो? सू वेनसोंग मुख्यतः आंगन में काम करते थे और हाल ही में उन्हें दिन में कभी कभार ही लौटते देखा गया। सू वेनसोंग ने अपने बैग से एक स्कार्फ निकाला और दादी सू को दे दिया।
दादी सू ने चमकीले लाल दुपट्टे को देखा और उनकी आंखें खुशी से भर आईं। ये वाकई बहुत सुंदर है, युवा लड़कियों को यह जरूर पसंद आएगा। क्या तुम इसे उसे दोगी, या तुम चाहती हो कि दादी उसे अपने यहाँ बुलाएं? उनका बेटा शर्मीला था और उसकी दादी होने के नाते वह उसकी मदद कर सकती थी। सू वेनसोंग ने उदासीनता से जवाब दिया, दादी, आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप इसे सन को दे दें। मेरे लिए इसे देना उचित नहीं होगा। अरे मूर्ख लड़के, ये तुम्हारे लिए उचित क्यों नहीं होगा? बस ये कह दो कि तुम दादी की मदद कर रहे हो, उन्हें धन्यवाद दो। उसने पहले ही उसके लिए एक बहाना ढूंढ लिया था। यह अभी भी उचित नहीं होगा, सू वेनसोंग ने जोर देकर कहा। दादी, हो सकता है कि सुन को पहले से ही कोई पसंद हो। चलो उन्हें मनमाने ढंग से स्थापित न करें ताकि लड़की की प्रतिष्ठा खराब न हो। उस टिप्पणी को पीछे छोड़कर सू वेनसोंग तुरंत घर से बाहर निकल गया। दादी सू और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही बहुत दूर जा चुका था। अरे, ये बच्चा आधा ही क्यों बोलता है? लेकिन यदि जियाओ सन के पास वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पसंद करती थी, तो ये सही नहीं होगा कि उसका पोता उसे यह उपहार दे। ये वास्तव में दयालुता का बदला कृतज्ञता से चुकाना होगा। दादी सू ने आह भरी, उसके पास पहले से ही कोई ऐसा क्यों है जिसे वह पसंद करती है? सू वेनसोंग सीधे किन के पके हुए भोजन आंगन में वापस चला गया। अंदर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। व्यवस्थित और कुशलता से एक बड़े बर्तन में उबलता हुआ मांस उबल रहा था। ये देखकर कि लिन चुक्सिया के कार्यालय में कोई हो सकता है, उसने पूछा, क्या प्रबंधक कार्यालय में है? जिया लियांग, जो सुअर के सिर के मांस से हड्डियां निकाल रही थी, ने ऊपर देखा और जवाब दिया, हाँ, वह कुछ समय से यहाँ है। सू वेनसोंग ने सिर हिलाया और सीधे कार्यालय चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया और एक महिला की आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि अंदर आ जाओ। इससे पहले कि वह दरवाजा धक्का दे, अंदर मौजूद युवानबाओं ने प्रतीकात्मक रूप से एक या दो बार घुरघुराहट की। लिन चुक्सिया एक पत्र लिख रहे थे और उन्होंने ऊपर देखा। यह क्या है? मैं अभी दोनों दुकानों पर गया था, हमें पके हुए खाने के वितरण में बदलाव करना होगा। शहर की दुकान अच्छा चल रही है, आजकल के मुकाबले ग्राहक कम थे, लेकिन बिक्री में कोई बदलाव नहीं आया है। जब मैं अभी वहां गया था तो कुछ सामान लगभग बिक चुका था। क्या हम कल स्टॉक थोड़ा और बढ़ा सकते हैं? अध्याय 120, वास्तव में तुच्छ। फूड फैक्ट्री के पके हुए खाने के स्टोर के पास का इलाका नज़दीक है। हालांकि वहां बेचने का मतलब प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इससे कुछ संभावित ग्राहक भी मिलते हैं। एक बार जब आप प्रतियोगिता जीत जाएंगे तो ये ग्राहक आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे अपनी इच्छानुसार संभालें। सू वेनसोंग के जाने के बाद लिन चुक्सिया ने अपना पत्र लिखना जारी रखा। ये किन यांग के नाम एक पत्र था और उसे पता भी नहीं चला कि उसे वापस आए हुए आधा महीना हो गया था। अब जब नया स्टोर खुल गया है तो उसका सबसे बड़ा भाई, भाभी और शियाओ वो अपनी पत्नी के साथ वहां काम कर रहे हैं। वह इन सब बातों पर उससे बात करना चाहती थी। रास्ते में कभी कभी लिन चुक्सिया को इन दैनिक घटनाओं को उसके साथ साझा करने की आदत हो गई थी। उसने इन सभी चीज़ों के बारे में 2 पृष्ठों में लिखा और जब तक वह समाप्त हुई उसे ये सब कुछ अविश्वसनीय लगा। शुरुआत में तो उन्हें एक पेज भरना भी मजबूरी जैसा लगा। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, सोच रही थी कि अब वह किस काम में व्यस्त होगा। जल्द ही ठंड पड़ने वाली थी और उनके कई काम अब और नहीं हो पा रहे थे। उसकी सास ने कहा कि वह नए साल से पहले वापस आ जाएगा, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह कब वापस आ सकेगा। यदि वह वापस आएगा तो वह उसे अपनी बन की दुकान अवश्य दिखाएगी। लिन चुक्सिया ने पूरा पत्र भेजने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसी रात वह घर गई और मिस्टर किन और मिसेज किन से पूछा कि क्या उन्हें किन यांग से कुछ कहना है। अगर हाँ, तो वह उसे पत्र में लिखकर सब कुछ एक साथ भेज देगी। श्री किन और श्रीमती किन साक्षर नहीं थे। श्री किन बचपन में साक्षरता कक्षा में जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वे कई अक्षर भूल गए और उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई। श्रीमती किन मुस्कुराईं और हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं, जब तक आप सब कुशल मंगल हैं, आपके पिता और मुझे कोई चिंता नहीं है। बस उन्हें वहाँ शांति से काम करने दीजिए। अगर उनकी यूनिट में कोई समस्या नहीं है तो उन्हें नए साल के लिए जल्दी घर आ जाना चाहिए। अब वह उत्सुकता से चाहती थी कि दोनों बच्चे एक साथ रहें। उसकी बहू को वापस आए हुए आधा महीना हो चुका था और उसे नहीं पता था कि इस बार वह गर्भवती है या नहीं। यदि नहीं, तो उसे अपने बेटे को नए साल के दौरान और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करना पड़ सकता है। अपनी सास के विचारों से अनजान लिन चुक्सिया ने बस जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद पत्र में इसका उल्लेख करूंगी। श्रीमती किन बोलने में हिचकिचाईं, जिससे लिन चुक्सिया ने पूछा, माँ, क्या कुछ और है? कुछ तो बात है। वह थोड़ा हिचकिचाई, आज तुम्हारे बड़े चाचा का बेटा दालांग तुम्हारे पिताजी और मुझसे बात करने आया था। ये देखकर कि शियाओ वो और उसकी पत्नी दोनों तुम्हारे यहाँ काम पर गए हैं, उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या तुम्हारे यहाँ अभी भी लोगों की कमी है। उसकी पत्नी लिहुआ घर पर ही रह रही है और वह भी काम ढूंढना चाहती है। इससे पहले कि लिन चुक्सिया जवाब दे पाती, किन हान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। माँ, बड़े भाई ने आपसे वास्तव में क्या कहा?
तुम्हारे बड़े भाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बात छेड़ दी। तुम्हारे पिताजी और मैंने सोचा कि कुछ भी कहने से पहले तुम दोनों से सलाह ले लें। जियाओ और उसकी पत्नी पहले से ही बन शॉप में काम कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे बड़े भाई चाहते हैं कि लिहुआ भी जाए तो उन्हें मना करना मुश्किल होगा। हमने चुक्सिया को जवाब देने से पहले उससे पूछने का फैसला किया। किन्हान ने लिन चुक्सिया की ओर देखा। बहन, इस बारे में दबाव महसूस मत करो। अगर आपको लगता है कि यह उचित है तो उसे ले लो, अगर नहीं तो मना करने में संकोच मत करो। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़े भाई से बात करूंगा। शुरुआत में इस मिसाल को स्थापित करने के लिए खुद को दोषी मानते हुए शियाओवू और उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, और उन्हें सम्मान देने के लिए बहन ने शियाओवू और उनकी पत्नी को बन शॉप में काम करने की अनुमति दे दी। क्या होगा अगर आज उसके बड़े चाचा का बेटा हो, कल उसका दूसरा या तीसरा भाई? सबके कई रिश्तेदार होते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह रोटी की दुकान कैसे चलाएगी? अच्छा करना एक बात है, लेकिन खराब करना मतलब न तो रखना उचित है और न ही छोड़ना, तब हर कोई दुखी होता है। लिन चुक्सिया किन लियांग के परिवार के बच्चों को जानती थी, और जब शुरुआती रिश्ते बने थे तब सबसे बड़ा बेटा किन जियानजुन भी वहीं था। उसने बेटी से कोई बातचीत नहीं की थी, सिर्फ एक बार ही रिश्ते बनाने की प्रक्रिया के दौरान मिली थी। वह लगभग 17-18 साल की लड़की थी और देखने में काफ़ी संकोची थी। कोई बात नहीं माँ, अगर दालांग भाई आपसे दोबारा पूछने आए तो मान जाना। चूंकि जियाओ वो पहले से ही मेरे यहाँ काम कर रही है, इसलिए लिहुआ को ना आने देना ठीक नहीं होगा। आपको अपनी बातों में ज़्यादा पक्के तौर पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे आने दो और देखो कि वह काम संभाल सकती है या नहीं। भाभी और वो की पत्नी कुछ दिनों के लिए उसका मार्गदर्शन करें। अगर आप उसे बाहर ला सकते हैं तो ऐसा ही करें, अगर नहीं तो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। कम से कम अब हमें दिखावे के लिए तो तैयार रहना होगा। ये सुनकर श्रीमती किन ने राहत की सांस ली। ठीक है, वह बस इस तरह के मुद्दों से डरती थी जब तक कि यह बहू को परेशान न करे। अगले दिन किन लिहुआ को किन लियांग द्वारा व्यक्तिगत रूप से बन शॉप में लाया गया। लिन चुक्सिया वहां नहीं थी। किन्हान ने उनका अभिवादन किया, उसने खुद को उनकी बातचीत में शामिल नहीं किया। वैसे भी उनके भाइयों की बातचीत उसकी तुलना में अधिक अनौपचारिक थी, जिनकी शादी को परिवार में आधे साल भी नहीं हुए थे। जब उसने किन लिहुआ को देखा तो वह युवा लड़की झांग बुइलान और जो होंगमेई के साथ बंस बना रही थी। उसे आते देख उसने डरते हुए कहा, आंटी फोर। किन यांग अपने बड़े परिवार में चौथे स्थान पर थे। लिन चुक्सिया मुस्कुराए और सिर हिलाया और अपने द्वारा बनाए जा रहे बंस पर नजर डाली। बुरे नहीं, दिखने में काफ़ी अच्छे थे, शायद वह कुछ दिनों में इसे बनाना सीख जाएगी। कैसा है, क्या आप अच्छी तरह से ढल रहे हैं? मैं अनुकूलन कर सकती हूँ आंटी 4। मैं भी घर पर खाना बनाती हूँ, बस मेरे बनाए बन आंटी 2 या आंटी 5 के बन जितने अच्छे नहीं होते। जब मैं यहाँ आया था तब मैं भी यही सीख रहा था। आपके बंस उस समय के मेरे बंस से कहीं बेहतर हैं, जो होंगमेई ने मुस्कुराते हुए कहा। किन लिहुआ को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। लिन चुक्सिया ने भी कहा, धीरे करो। उसी समय एक ग्राहक चिल्लाता हुआ आया, वेटर, मेरे लिए 8 मीट बन और 2 कटोरी बाजरे का दलिया लाओ। चेन चुनहुआ पहले से ही बाहर ग्राहकों का स्वागत कर रहा था, लेकिन लिन चुक्सिया ने आवाज़ पहचान ली, कुछ जानी पहचानी सी। रसोई और सामने वाले हॉल को अलग करने वाले शीशे से उसने ली होंगमेई और ली डोंगमेई दोनों बहनों को लॉबी में बैठे देखा। दोनों इधर उधर देखते हुए अपने बंस का इंतजार कर रहे थे। ली होंगमेई ने ली डोंगमेई से कहा, मैंने बहुत पहले सुना था कि इस बन शॉप में बहुत स्वादिष्ट बंस मिलते हैं। हमें और भी बंस खाने चाहिए और माँ के लिए भी कुछ ले जाना चाहिए। ली डोंगमेई ने सिर हिलाया, अगर हमारा बड़ा भाई कंजूस न होता तो हम यहाँ पहले ही खाना खा लेते। और मैंने सुना है कि उनका बना खाना भी स्वादिष्ट होता है। देखो, बाहर लाइन लगी है। पके हुए खाने के बारे में तो सोचो भी मत, और बात यह भी है कि हमारा बड़ा भाई कंजूस नहीं है। वो हमेशा हमें लाड़ प्यार करता है, ये सब उसकी पत्नी के नियंत्रण की वजह से है। मुझे लगता है कि हमें उसे लिन जियाई से शादी नहीं करने देनी चाहिए थी। लेकिन अगर उसने लिन जियाई से शादी नहीं की होती तो वे हमारे परिवार से 300 युआन वधु मूल्य की मांग करते। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता? अगर हमने सचमुच उधार लिया होता तो शायद हम अभी भी अकाल से जूझ रहे होते। तो क्या हुआ, ये घर तोड़ने वाली से शादी करने से तो बेहतर ही है। मैं लिन जियाई को घर तोड़ने वाली ही मानती हूँ। पिछले दिनों तो उसने माँ की पीठ पीछे मेरे लिए रिश्ता ढूंढना चाहा, जिससे मैं बहुत नाराज हो गई। ... जब वे बातचीत कर रहे थे तो एक एक करके उनके ऑर्डर परोसे गए। ली होंगमेई ने उनके बगल वाली मेज पर अचार की एक प्लेट देखी और इशारा किया, क्या आप लोग अचार भी बेचते हैं? चेन चुनहुआ ने मुस्कुराते हुए बताया, अचार मुफ्त है, वहाँ मिलता है, जितना चाहो ले लो। ली होंगमेई और ली डोंगमेई दोनों की आंखें चमक उठीं। मुफ्त? हाँ, चेन चुनहुआ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार था। 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ, ली होंगमेई और ली डोंगमेई ने कहा और परोसने की मेज पर चले गए। एक छोटा कटोरा लिया और उसमें अचार भर दिया।
चेन चुनुआ ने याद दिलाया, हालांकि यह मुफ्त है, कृपया इसे बर्बाद न करने का प्रयास करें। हम जानते हैं, ये तो बस अचार है, इसलिए कंजूस हो गए। अध्याय 121। ली होंगमेई का पति उसके पिछले जन्म से। ली होंगमेई ने अपनी आंखें घुमाईं और चेन चुनहुआ ने भी ऐसा ही किया, जहां वह दिखाई नहीं दे रही थी। लिन चुक्सिया ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ली होंगमेई और ली डोंगमेई के बगल में शॉपिंग नेट को देखकर, जो काफ़ी खरीदारी से भरा था, ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास शहर में खर्च करने के लिए पैसे थे। उसके पिछले जीवन में भी यही स्थिति थी। हर बार जब वह और ली गुआंगयुआन थोड़ा पैसा कमाते थे, तो ये दोनों छोटी भाभियां उनसे पैसे ऐंठने का हर संभव तरीका ढूंढ लेती थीं और एक बार तो उन्होंने उनके पैसे भी चुरा लिए थे। जब उसे यह बात पता चली तो वह तुरंत नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने ली गुआंगयुआन से अपना पैसा एक सावधि खाते में जमा करवा दिया। लेकिन अगले ही दिन उसने उसे बताया कि पुनः स्टॉक के लिए रखी गई नकदी खत्म हो गई है। ग्राहकों की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी तथा समय पर स्टॉक पुनः न उपलब्ध कराने से न केवल उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, बल्कि ग्राहकों के साथ उनके संबंध भी प्रभावित हुए। बस एक बार उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम खो दी। बचपन से ही गरीबी से भयभीत रहने के कारण पैसा कमाने के बावजूद भी ली गुआंगयुआन को खर्च करने की प्रेरणा नहीं मिली। पैसे खोने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ली गुआंगयुआन ने बिना कुछ कहे ही पूरी जांच की और अंत में पता लगा लिया कि मामला दो छोटी भाभियों तक पहुंच गया है। ली गुआंगयुआन गुस्से से आग बबूला हो गया। श्रीमती ली के संरक्षण के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दोनों को सबक सिखाया और उसके बाद काफ़ी समय तक वे अच्छे व्यवहार में रहे। अब यह अज्ञात है कि ली होंगमेई और ली डोंगमेई के पास खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आया। लिन जियाई इतने उदार नहीं थे। दाकिंग माउंटेन गांव और जियाओकिंगशान गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं। ली होंगमेई लिन चुक्सिया से केवल 1 वर्ष छोटा था और वे पहले भी मिल चुके थे। पहचाने जाने के डर से लिन चुक्सिया बाहर नहीं गए, बल्कि शीशे से देखते रहे जब दोनों ने 8 बंस के साथ 1 कटोरा अचार और 2 कटोरे दलिया खाया और अंत में रेस्तरां से 1 कटोरा मुफ्त सादा उबला हुआ पानी लिया। जाते समय वे खाली हाथ नहीं गए, बल्कि अपने साथ मांस से भरे 5 बन ले गए। एक संतोषजनक भोजन के बाद ली होंगमेई अपने मांस बंस के साथ और ली डोंगमेई अपने शॉपिंग नेट के साथ जाने के लिए तैयार थीं। ली होंगमेई ली डोंगमेई के साथ कुछ इशारे और बातचीत कर रहे थे। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो अंदर प्रवेश कर रहा था। ली होंगमेई का मांस का बन उसकी पकड़ से छूट गया। आउच! तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम अंधे हो? वह आदमी बूढ़ा नहीं था, उसकी त्वचा सांवली थी और बाल छोटे थे। वह कुछ हद तक सरल और ईमानदार लग रहा था। ये देखकर कि वह किसी से टकरा गया था, उसने तुरंत माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बस माफ़ी मांग ली और बस। तुमने मेरे बन ज़मीन पर गिरा दिए। ये ताज़ा खरीदे गए मीट के बन हैं। गिरने के बाद हम इन्हें कैसे खा सकते हैं? हमें मुआवजा दो। वह आदमी ज़मीन से मांस के बंस उठाने के लिए नीचे झुकने ही वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उठाए या नहीं। कॉमरेड, ये बन गंदे नहीं हैं। मांस के बंस एक प्लास्टिक बैग में थे और ज़मीन पर गिरने के बाद भी बैग के माध्यम से किसी भी गंदगी ने उन्हें छुआ नहीं था। ली होंगमेई ने देखा तक नहीं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ खाएंगे? मैं आपको बता दूं, आपको आज हमें नई चीज़ें देकर इसकी भरपाई करनी होगी, वरना मैं आप पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दूंगा। दिन दहाड़े एक महिला से टकरा जाना, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? झांग गुइलान ने जो कुछ भी कर रही थी उसे छोड़ दिया। मैं बाहर जाकर देखूंगी। बाहर टकराव जारी रहा। खासकर ली होंगमेई की बातें सुनने के बाद उस आदमी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। झांग गुइलान बीच बचाव करने के लिए बाहर आए, लेकिन वह आदमी पहले ही मान चुका था। मैं उसे मुआवजा दूंगा। कृपया उतनी ही मात्रा में बंस पैक करें, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। चूंकि मामला ऐसा ही था, गुइलैन ने कुछ और नहीं कहा और चुनहुआ से होंगमेई के लिए पोर्क बंस का एक और हिस्सा पैक करने को कहा। होंगमेई ने ठंडी सांस के साथ पोर्क बंस को स्वीकार किया। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। फिर जमीन पर गिरे बंस को उठाने के लिए नीचे झुका। चुनहुआ खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, उन्होंने पहले ही तुम्हें नए पेड़ देकर मुआवजा दे दिया है, फिर भी तुम जमीन से पेड़ क्यों उठा रहे हो? होंगमेई ने अधिकार जताते हुए कहा, मैंने इन्हें अपने पैसों से खरीदा है और निश्चित रूप से मैं इन्हें खरीदूंगा। लेकिन बड़ी बहन, मुझे 5 बन और ठंडे व्यंजन लाने में परेशानी होगी। चुनुआ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आदमी ने उसे टोकते हुए संकेत दिया कि वह उन दोनों महिलाओं को जाने दे, इस पर ज़्यादा परेशान न हो। वह स्पष्ट रूप से उनसे इस तरह बचना चाहता था जैसे कि वे कोई महामारी हो। चुनुआ ने कुछ और नहीं कहा। वह मुड़कर उस आदमी के लिए 5 बन ले आया और ठंडे व्यंजनों का एक हिस्सा भर दिया। बहनें होंगमेई और डोंगमेई पहले ही जा चुकी थीं। चुनुआ अभी भी गुस्से में था और उसने उस आदमी से कहा, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। चूंकि तुमने उनके लिए एक नया बैग खरीदा है, इसलिए असली बैग तुम्हारा होना चाहिए। मैंने देखा था, हालांकि वे ज़मीन पर गिरे थे, वे बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए थे, वे अभी भी बर्तन से गर्म थे। आजकल समय कठिन है। 5 पोर्क बंस की कीमत 50 सेंट है।
उस आदमी ने दांतों से मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी शांति और सुकून के लिए कुछ पोर्क बंस। उसे उन दोनों औरतों के चेहरे से लग रहा था कि वे बेतुकी हैं। ये बस एक आकस्मिक टक्कर थी, फिर भी उन्होंने उस पर बिगड़ैल होने का आरोप लगाया। बेहतर यही था कि उन्हें जल्दी से जाने दिया जाए, क्योंकि वह आपदा से बचने के लिए ऐसा करना उचित समझता था। गुई लैन भी पीछे वाली रसोई में लौट आए। उसे मोटे तौर पर समझ आ गया था कि क्या हुआ था। हालांकि उसे पता था कि बन की दुकान चलाने में तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह खुद को शिकायत में बुदबुदाने से नहीं रोक पाए। चुक्सिया ने बाहर खाना खा रहे आदमी को देखा, उसकी निगाहें उलझी हुई थीं। सभी को पता नहीं था कि यह व्यक्ति पिछले जन्म में होंगमेई का पति था। होंगमेई घमंडी थी, वह हमेशा एक शहरवासी से शादी करने की चाह रखती थी, जिसके कारण उसने अपनी शादी को 20 वर्ष की उम्र तक टाल दिया और गांव की कुख्यात बूढ़ी नौकरानी बन गई। बाद में जब उसका और गुआंग युआन का व्यवसाय अच्छा चलने लगा, तो होंगमेई हमेशा श्रीमती ली को शहर में नौकरी करने वाले भावी पति की तलाश में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। भाग्यवश उसकी मुलाकात गुओ हाओ से हुई, जो रेलवे में काम करता था और हॉल में भोजन कर रहा था। गुओ हाओ उस समय एक कुंवारे भी थे, क्योंकि उनकी नौकरी उन्हें कई जगहों पर ले जाती थी, और अपनी उम्र के 20वें दशक के अंत में वे अभी भी अविवाहित थे। इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने और होंगमेई ने विवाह कर लिया। गुओ हाओ एक ईमानदार आदमी था। होंगमेई से शादी के बाद उसने अपनी सारी कमाई उसे चलाने के लिए सौंप दी। परिवार साधारण था, ससुराल वालों को पेंशन मिलती थी और गुआंग युआन जैसे अपने मायके वालों का समर्थन भी उसे प्राप्त था, इसलिए होंगमेई का जीवन बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। इस बारे में बात करते हुए होंगमेई और डोंगमेई दोनों ने अपने पिछले जीवन में अच्छी शादी की थी। डोंगमेई छोटी थी और जब उससे विवाह की संभावनाओं के बारे में बात करने का समय आया, तब तक गुआंग युआन का व्यवसाय एनचेंग काउंटी में नाम कमा चुका था और अंततः डोंगमेई ने टैक्स ब्यूरो में काम करने वाले एक व्यक्ति से विवाह कर लिया। दोनों सच्चे नगरवासी बन गए। उसके होठों के कोनों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इस जीवन में जियाई जैसी भाभी के साथ यह अनिश्चित था कि क्या दो घमंडी बहनें होंगमेई और डोंगमेई अभी भी स्थिर नौकरियों वाले शहरी पुरुषों से शादी करने की अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगी। जियाओ किंगशान गांव में ली परिवार के यहाँ जियाई ने गुआंग युआन को बर्फीली आंखों से देखा और पूछा, क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं गुआंग युआन, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन का। मेरे बिना क्या तुम बाहर जाकर व्यापार कर पाओगे? अब घर का एक एक पैसा मेरे दहेज से आता है। वे दिन भर कुछ नहीं करते, वे मेरे पैसे का इस्तेमाल क्यों करें? आज वापस लौटने पर उसे पता चला कि उसके बक्से के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तथा जांच करने पर पता चला कि उसमें से $20 गायब थे। पिछली बार उन्होंने दहेज ले लिया था, ये पर्याप्त नहीं था, इस बार उन्होंने वास्तव में पैसे चुरा लिए। अध्याय 122 अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करें। ली गुआंग युआन ने धीमे स्वर में कहा, जरूरी नहीं कि उन्होंने ही इसे लिया हो। अगर तुम्हें गलत याद है तो क्या होगा? डोंगमेई और होंगमेई दोनों अभी घर पर नहीं हैं। तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से क्या कहूँ? अगर पता चला कि तुम्हें गलत याद है तो पूरे परिवार के लिए बहुत अजीब स्थिति होगी। मुझे गलत याद नहीं हो सकता। मैंने साफ तौर पर इसमें 120 युआन लगाए थे और अब सिर्फ 100 युआन बचे हैं। ये हम दोनों की मेहनत की कमाई है। अब हमारे पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं हैं। हम इस पैसे को पूंजी के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरे कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं। ली गुआंग युआन बेपरवाह लग रहा था। इस कड़ाके की ठंड में वे और क्या काम कर सकते थे? बेहतर है कि अच्छी तरह आराम किया जाए, सर्दियों के लिए घर पर ही रहें और अगले साल बसंत तक इंतजार करें जब सब्जियां फिर से तैयार हो जाएं और फिर से बेचना शुरू करें। वह इस काम में माहिर है और पैसा कमा सकता है, इसलिए वह दूसरे कामों में उलझना नहीं चाहता। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा तो लिन जियाई बिल्कुल नहीं मानेगी। अन्य व्यवसाय करने के लिए 100 युआन पर्याप्त हैं। बात यह नहीं है कि ये काफ़ी है या नहीं, बात यह है कि वो फिर से मेरे पैसे चुरा रहे हैं। तुमने पिछली बार मुझसे क्या वादा किया था, भूल गए क्या? ली गुआंग युआन थोड़ा अधीर हो गया। मैंने तुमसे कहा था, शायद तुम्हें गलत याद है। चोरी के बारे में ये सब बातें, जब परिवार इस तरह की बातें करता है तो ये बहुत अप्रिय लगता है। जब मैं चोरी कहती हूँ तो तुम्हें यह अप्रिय लगता है। जब उन्होंने ऐसा किया तब तुम्हें यह अप्रिय क्यों नहीं लगा? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी अनुमति के बिना मेरा सामान खंगालना चोरी है। बाहर से एक तेज आवाज आए और उसके बाद आंगन में बूढ़ी श्रीमती ली मुर्गियों को कोसने लगीं। अभी जो शोर हुआ वह मुर्गियों को खिलाने वाला बर्तन नीचे रखने से था। दिन ब दिन एक भी अंडा नहीं देते, फिर भी तुम यहाँ इतराते फिरते हो। हर दिन खाना पीना और देखभाल मिलती है, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम कोई सुनहरा फीनिक्स हो या कुछ और? लिन जियाई की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई और उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए ली गुआंग युआन से कहा, क्या तुम बस यहाँ खड़े होकर अपनी माँ को पहेलियों में बात करते हुए सुनोगे? ली गुआंग युआन थोड़ा चिढ़ गया। अब तुम क्या चाहते हो? मेरी माँ कहाँ पहेलियों में बात कर रही है? क्या वह तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना मुर्गियों को दोष नहीं दे सकती?
क्या वह सचमुच मुर्गियों को कोस रही है? उनकी शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे और उनके पेट में बच्चे का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, जिसे लेकर बूढ़ी श्रीमती ली कुछ समय से नाखुश थीं। इससे पहले जब लिन जियाए और ली गुआंगयुआन बाहर व्यापार करते थे और घर पर कम ही रहते थे, फिर भी पैसा आ रहा था तो श्रीमती ली निश्चिंत रहती थीं। अब चून की खेतों में कोई काम नहीं था और कोई काम धंधा भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी औरत ने बिना किसी बात के उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। डांट वास्तव में मुर्गियों द्वारा अंडे न देने के बारे में नहीं थी, यह उसकी अप्रत्यक्ष आलोचना थी। जब वे बातें कर रहे थे, ली होंगमेई और ली डोंगमेई बाहर से अंदर आए। प्रत्येक के हाथ में विभिन्न प्रकार की चीजों से भरा एक जालीदार थैला था और दूसरे के हाथ में मांस के बंद से भरा एक थैला था। आंगन में प्रवेश करते हुए उन्होंने बूढ़ी श्रीमती ली से कहा, माँ देखिए, मैं आपके लिए कुछ मांस के बंस लाया हूँ। बूढ़ी श्रीमती ली तुरंत खुशी से मुस्कुराईं, मेरी बेटियां बहुत ही पुत्रवत हैं, हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचती रहती हैं। बेशक, आप मेरी माँ हैं। आंगन में माँ बेटी के इस कोमल क्षण को देखकर लिन जियाई खुद को रोक नहीं सकी और बाहर निकल गई। ली होंगमेई, ली डोंगमेई, क्या तुम दोनों ने मेरी चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया? ली डोंगमेई ने दोषी भाव से एक कदम पीछे हट लिया, जबकि ली होंगमेई उदासीन दिखाई दिए। तुम्हारी चीज़ों के साथ किसने खिलवाड़ किया? बिना सबूत के अच्छे लोगों की निंदा मत करो। क्या ये बदनामी है? मेरे पर्स में 20 युआन गायब हैं, जिसमें मैं अपना पैसा रखता हूँ। अगर आपने इसे नहीं लिया तो आपके पास ये चीज़ें और मीट बंस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? उन्होंने तो 2 थैलियाँ भरकर खरीदी। उनका परिवार इतना उदार कब हो गया? ओह भाभी, अपनी बात सुनो, हमने कब कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? हमने ये चीज़ें माँ द्वारा दिए गए पैसों से खरीदी थी, उसने कहा। फिर बूढ़ी श्रीमती ली से पूछा, माँ क्या ये सही नहीं है? वही पैसे जो आपने मुझे दिए थे। बूढ़ी श्रीमती ली ने आंखें सिकोड़कर न तो पुष्टि की और न ही खंडन, बल्कि उनकी नज़र लिन जियाई पर टिक गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, गुआंगयुआन की पत्नी। क्या तुम बड़ी भाभी होने के नाते ऐसे ही व्यवहार करती हो? खुद में गलती ढूंढे बिना छोटी भाभी को दोष देना, अपनी भाभी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने से तुम्हें क्या फ़ायदा? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर ली डोंगमेई और ली होंगमेई ने पैसे लिए भी तो उन्हें पूरा हक है। वे तुम्हारी नंदे हैं, क्या उन्हें अपने भाई और भाभी के पैसे में से कुछ खर्च नहीं करना चाहिए? तुम्हें उन्हें हर महीने जेब खर्च देना चाहिए। बूढ़ी श्रीमती ली की यह बात सुनकर ली होंगमेई और ली डोंगमेई की आंखें चमक उठीं। हाल ही में उनके भाई और भाभी ने सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन कभी मां को नहीं दिए। अगर उन्हें हर महीने जेब खर्च मिलता तो उन्हें यह मंजूर होता। लिन जियाई ने लगभग मुंह में खून थूक दिया। किस आधार पर? क्योंकि तुम उनके भाई और भाभी हो। मैं फिर से कहूंगी, होंगमेई और डोंगमेई अब बड़े हो गए हैं। तुम उनकी भाभी होने के नाते उन्हें अच्छे कपड़े खरीदने के बजाय हर दिन खुद भड़कीले कपड़े पहनती हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यहाँ की बुढ़िया अभी मरी नहीं है, तुम मेरी बेटियों की इज्जत को रौंदने की कोशिश कर रही हो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सीधे ली गुआंगयुआन को बुलाया, अपनी पत्नी पर नियंत्रण रखो। वह दिन भर कोई भी काम नहीं करती और घर में अशांति फैलाती है, जिससे घर की शांति भंग होती है। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम उसके साथ बहुत नरमी बरतते हो। फिर पीछे मुड़कर उसने एक अलग चेहरा बनाया, मुस्कुराते हुए, और अपनी दोनों बेटियों को बात करने के लिए कमरे में बुलाया। ली डोंगमेई और ली होंगमेई ने दोनों ओर से बूढ़ी श्रीमती ली का समर्थन किया, यहाँ तक कि ली होंगमेई ने लिन जियाई को मुंह भी दिखाया। क्रोधित होकर लिन जियाई ने अपने पैर पटके और ली गुआंगयुआन ने कठोर चेहरा बनाया, क्या तुमने पर्याप्त परेशानी पैदा कर दी है? लिन जियाई ने ली गुआंगयुआन को अविश्वास से देखा। शादी के बाद से उसने कभी उससे सख्ती से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि जब उसकी माँ और बहनों से अनबन होती थी तब भी वह उसे शांत करा देता था। लेकिन अब वह उस पर मुसीबत खड़ी करने का आरोप लगा रहा था, जबकि साफ तौर पर गलती उनकी ही थी। ली गुआंगयुआन को भी लगा कि वह कठोर हो गया था, फिर भी वह पीछे हटना नहीं चाहता था और अपने कमरे में वापस चला गया। लिन जियाई कुछ कदम पीछे उसके पीछे भागी। ली गुआंगयुआन, अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाओ। कौन परेशानी पैदा कर रहा है? जब तुम्हारी बहनें पैसे चुराती हैं तो तुम्हें परवाह नहीं होती, फिर भी तुम मुझ पर तमाशा खड़ा करने का आरोप लगाते हो। क्या तुम एक आदमी भी हो? उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने आपका पैसा नहीं लिया। ली गुआंगयुआन निराश था, परिवार इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ते हैं? लेकिन लिन जियाई हमेशा तेरा और मेरा अलग करने पर अड़ी रहती थी और छोटी छोटी बातों पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती थी। तो क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लिन जियाई गुस्से से कांप उठी। क्या वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी बहनें किस प्रकार की थीं? पिछली बार उन्होंने उसका दहेज अपने लिए कपड़े बनवाने के लिए लिया था और अब ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने उसके पैसे चीज़ें खरीदने के लिए ले लिए थे। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने कहा था, ली गुआंगयुआन ने कान बिस्तर पर बैठते हुए कहा, उसकी ओर देखे बिना। लिन जियाई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़कर उसके पास गई और उसे मारना शुरू कर दिया। क्या तुम एक आदमी भी हो?
तुम अपनी पत्नी के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, तुम निकम्मे हो। ली गुआंगयुआन के कंधों पर दो भूसे लगे और उसकी झुकी हुई आंखों में ठंडक की एक चमक दौड़ गई, उसकी उंगलियां अनायास ही मुड़ गईं। ठीक उसी समय लिन जियाई अचानक चिल्लाए, आओ, और अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। ली गुआंगयुआन ने उसे एक बेरुखी भरी नज़र से देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसे ठंडा पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई नाटक किया हो। फिर वह उसकी मदद करने के लिए नीचे झुका। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये समझते हुए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ली गुआंगयुआन ने जल्दी से उसे कांध पर उठा लिया। यहाँ रुको, मैं जाकर एक डॉक्टर ढूंढता हूँ। गांव में एक नंगे पांव डॉक्टर था और ली गुआंगयुआन जल्दी से डॉक्टर को वापस ले आया। बूढ़ी श्रीमती ली के कमरे में मौजूद 3 लोग पहले से ही खिड़की से देख रहे थे कि ली गुआंगयुआन अपनी साइकिल लेकर बाहर भागा। अब उसे नंगे पांव डॉक्टर के साथ लौटते देख ली डोंगमेई ने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ? अध्याय 123, गर्भवती। ली होंगमेई ने उपेक्षापूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। कौन जानता है, यह उसकी पत्नी ही होगी जो नाटक कर रही है। बूढ़ी श्रीमती ली जूते पहनने के लिए अपने बिस्तर से उठी और बोली, मैं जाकर देखती हूँ। यहाँ तक कि नंगे पांव डॉक्टर भी विजिट के लिए शुल्क लेते हैं। ली डोंगमेई और ली होंगमेई भी उनके ठीक पीछे थे, जो स्पष्ट रूप से उत्साह के मूड में थे। जियाओकिंगशान गांव की नंगे पांव डॉक्टर एक महिला चिकित्सक थी जिसने लिन जियाई की संक्षिप्त जांच की, कुछ सवाल पूछे और ऐसा लग रहा था कि उसके मन में एक विचार था, वह गर्भवती है। बूढ़ी श्रीमती ली, जो अभी अभी अंदर आई थीं, ने शब्द पकड़ लिए, किस चीज़ से गर्भवती हैं? महिला चिकित्सक प्रसन्नतापूर्वक बोलने ही वाली थी, आंटी ली, आपकी बहू गर्भवती लगती है। अभी समय जल्दी है इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी देर में पुष्टि के लिए गुआंगयुआन से उसे अस्पताल ले जाने को कहो। ये सुनकर कि लिन जियाई गर्भवती थी, बूढ़ी श्रीमती ली की पहले की नाराजगी धुएं की तरह गायब हो गई और खुशी से अपनी हथेली थपथपाते हुए बोली, आह, मुझे पता था। उनकी शादी को कई महीने हो गए हैं, अब कुछ खबर देने का समय आ गया है। हाँ, अभी तो शुरुआती दिन है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, महिला डॉक्टर ने सलाह दी। बूढ़ी श्रीमती ली ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, मुझे पता है, मुझे पता है। मेरे खुद 3 बच्चे हैं, मैं काफ़ी जागरूक हूँ। इसके अलावा हम देहाती लोग इतने नाजुक नहीं होते। ली गुआंगयुआन भी ये सुनकर बहुत रोमांचित थे कि लिन जियाई गर्भवती थीं। सबको विदा करने के बाद उसने लिन जियाई का हाथ पकड़ लिया और अपराध बोध से भरकर कहा, आज मैं गलत था और मैंने तुम्हें तकलीफ दी। अगर मेरी बहनों ने पैसे लिए हैं तो उन्हें लेने दो। उनके भाई भाभी होने के नाते हमें पैसे कमाने पर उन्हें कुछ देना चाहिए। खैर, हमारे पैसों पर आखिरी फैसला तुम्हारा ही है। प्लीज़ इस पर उनसे बहस मत करो। अगली बसंत में मैं तुम्हारे लिए और पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। लिन जियाई, जिसके आंसू शिकायत से बह रहे थे, ने ली गुआंगयुआन के शब्द सुने, हम अगले वसंत तक इंतजार नहीं कर सकते। आपको जल्द से जल्द कोई और व्यवसाय ढूंढना होगा। हम हमेशा सब्जियां बेचने पर निर्भर नहीं रह सकते। कार चलाने और बड़े घर में रहने से पहले उसे कितने समय तक सब्जियां बेचनी पड़ेंगी? ली गुआंगयुआन ने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है, जैसा आप कहें। और हाँ, अब तुम्हारी दोनों बहनों के लिए भी पति ढूंढने का समय आ गया है, उनकी उम्र अब कम नहीं होने वाली। पिछली बार जब मैं घर गई थी तो मैंने अपनी माँ से आसपास देखने में मदद मांगी थी। मैं जल्द ही उनसे फिर पूछूंगी और अगर कोई सही रिश्ता मिल गया तो हम उसे तय कर देंगे। घर पर वो दोनों नंदे तो बस परेशानियां खड़ी करने में माहिर हैं, खासकर ली होंग में ही। उसकी जल्दी शादी कर देने से घर में परेशानियां कम हो जाएंगी। ली गुआंगयुआन रुके और एक क्षण बाद सिर हिलाया, ठीक है। ये जानकर कि वह गर्भवती है, लिन जियाई को गर्व से अपनी रीढ़ सीधी महसूस हुई। अपने पिछले जन्म में वह आधी जिंदगी एक परित्यक्त विधवा रही थी और आखिरकार वह मान गई। अगर किन यांग उसके साथ निर्दयी हो सकता था तो उसे उसके साथ अन्याय करने का दोष नहीं दिया जाता। वह एक बच्चा पैदा कर सकता था और उससे सौतेली माँ बनने की उम्मीद कर सकता था। वह उसे व्यभिचारी के सींग पहना सकती थी, लेकिन चाहे वह दूसरों के साथ कितना भी खिलवाड़ क्यों न करती हो, उसने कभी गर्भवती होने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार था जब वह अपने 2 जन्मों में गर्भवती हुई थी, मानो 2 जन्मों से उसके दिल में दबा आक्रोश अब बाहर आ गया था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि ली गुआंगयुआन की माँ भी उसके गर्भवती होने के बाद से उसके साथ अधिक विनम्रता से पेश आती थी और उन दोनों बहनों ने उससे बचना शुरू कर दिया था, जिससे लिन जियाई को श्रेष्ठता का एक अवर्णनीय एहसास हुआ। 2 दिन घर पर आराम करने के बाद वह अपना सामान बांधकर दाकिंग माउंटेन गांव में अपने माता पिता के घर वापस चली गई। दाकिंग पर्वतीय गांव और जियाओकिंगशान गांव एक दूसरे के बहुत पास थे, बस थोड़ी ही दूरी पर। ली गुआंगयुआन चिंता के कारण उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन लिन जियाई ने उसे मना कर दिया। मन ही मन वह आत्मसंतुष्ट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। अपने माता पिता के घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा प्रसन्नता और आत्मसंतुष्ट मुस्कान से भर गया।
माँ लिन भी अपनी बेटी को वापस आते देखकर बहुत खुश थीं। अपनी बेटी का धूप से काला पड़ा चेहरा देखकर, जो शादी के समय से भी अधिक पतला हो गया था, उसका दिल एक बार फिर दुखने लगा। तुम सच में ठीक से नहीं सोच रही थी? किन परिवार के अच्छे जीवन को पीछे छोड़कर ली गुआंगयुआन से शादी करने पर अड़ी रही, हर दिन धूप और हवा में सब्जियां बेचती रही, इतना कठिन जीवन जी रही थी। वह नहीं जानती थी कि किन यांग से शादी करने के बाद लिन चुक्सिया का जीवन कैसा था, लेकिन मध्य शरद ऋतु समारोह के दौरान लिन चुक्सिया की त्वचा को देखकर, जो इतनी पीली और नाजुक थी, यहाँ तक कि जब वह अपनी माँ के घर पर थी उससे भी अधिक चमकदार, वह बता सकती थी कि लिन चुक्सिया को कोई कष्ट नहीं हुआ था। लिन जियाई ने बेपरवाही से अपने होंठ भींच लिए। किन परिवार में शादी करके क्या अच्छा जीवन हो सकता है? यह विधवा होने से अलग नहीं है। माँ, मैं गर्भवती हूँ। उसने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ धीरे से अपने पेट को सहलाया। मदर लिन भी आश्चर्य से भर गईं। गर्भवती? ये तो अद्भुत है। क्या एक महिला का जीवन केवल शादी करने और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है? लिन जियाई की शादी को आधा साल हो गया था और वह गर्भवती नहीं हुई थी। उसकी माँ भी उसके लिए चिंतित थी। अब जब वह गर्भवती थी तो उसके दिल का भारी पत्थर अंततः जमीन पर गिर गया। अंततः वह अपने पति के परिवार में खुलकर खड़ी हो सकी और आत्मविश्वास से बोल सकी। उनके गांव में अगर कोई महिला शादी के 3 महीने के अंदर गर्भवती नहीं होती तो उसके बारे में अफवाहें फैलाई जाती थीं। इस दौरान सारी फुसफुसाहटें सुनकर वह भी अपनी बेटी के लिए चिंतित थी। लिन जियाई को भी ये बहुत अच्छा लगा। चाहे जो भी हो, वह इस संबंध में लिन चुक्सिया से अधिक मजबूत थी। अगर शादी के बाद किन यांग 3 दिन के लिए घर पर भी रहे तो क्या फर्क पड़ता? ये तो पक्का नहीं है कि दोनों साथ सोए भी थे या नहीं। अगले वर्ष जब उसका अपना बच्चा होगा और लिन चुक्सिया एक नाजायज बच्चा वापस लाएगी, तब उसके लिए अपना सिर ऊंचा रखने का समय होगा। ठीक है माँ, पिछली बार मैंने आपसे जो पूछा था वह कैसा है? याद रखना, हमें गुआंगयुआन के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना होगा। ये सुनकर मदर लिन समझ गईं कि ली परिवार की छोटी बहन फिर से मुसीबत खड़ी करने वाली है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, मुझे कोई मिल ही गया है। तुम्हारी मौसी का एक रिश्तेदार, लगभग 30 साल का, बिना माँ के बड़ा हुआ। उसके पिता के दोबारा शादी करने और एक और बेटा होने के बाद वह घर छोड़कर चला गया। अब वह अकेला रहता है। मुझे लगता है उससे शादी कर लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इससे ससुराल वालों से झंझट नहीं होगी। इसके अलावा वह युवक काफ़ी काबिल है। उसने 2 सुअर पाले हैं। अपनी बेटी को थोड़ा सा त्योरी चढ़ा हुआ देखकर मानो वह पूरी तरह संतुष्ट न हो, मदर लिन ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। वे 2 सुअर उसके पिता के लिए पाले जा रहे हैं। जब सुअरों को बेचने का समय आएगा तो पैसा उसके पिता को मिलेगा। उसका घर पुराना है जो उसके दादा दादी ने छोड़ा था और उसके चाचाओं की उस पर नज़र है। लिन जियाई के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगता है कि यह एक उपयुक्त जोड़ी है। होंगमेई के पिता नहीं है और दूसरे पक्ष की माँ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है। पिछले जन्म में लिन चुक्सिया ने इन दोनों छोटी बहनों की शादी बड़े ही शानदार ढंग से की थी। वे शहर में अनाज के लिए काम करने लगीं। वह रातों रात एक शहरी महिला बन गई। वह निश्चित रूप से लिन चुक्सिया जितनी मूर्ख नहीं होगी। उसका विरोध करना अच्छा नहीं होगा। ... जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, लिन चुक्सिया बीमार पड़ गया। आध्यात्मिक झरने का पानी पीने के बाद से उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। उसे सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ था। लेकिन ओल्ड मास्टर हे ने उससे मुलाकात की, उसकी नब्ज देखी और उसे कुछ पारंपरिक दवाएं भी दीं। शुरू में उसका इसे लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सू वेनसोंग से ये सुनने के बाद कि ओल्ड मास्टर हे ने लंबे समय से मरीजों का इलाज नहीं किया था और उसके लिए एक अपवाद बनाया था, उसने कृतज्ञतापूर्वक दवा स्वीकार कर ली। अपने पिछले जीवन में स्वास्थ्य सुधारने के लिए उसने बहुत सारी पारंपरिक औषधियां पी थीं, इसलिए अब उसे शराब पीना कठिन नहीं लगता था। संक्रामक बीमारी की चिंता में वह बीमार होने के बावजूद इन दिनों बन शॉप नहीं गई थी। जब वह थोड़ी ठीक हुई तभी उसे पता चला कि उसके मालिक भी इस दौरान बन शॉप नहीं गए थे। ये सोचते हुए कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, लिन चुक्सिया कुछ फल और पेस्ट्री लेकर अपने मालिक के घर चली गई। अध्याय 124। बॉस लिन के साथ एक सौदे पर चर्चा करना चाहते हैं। हाल ही में कुछ उत्तरी हवाएं चलीं और तापमान पहले ही गिर गया है। इससे पहले कि ऐसा होता, लिन चुक्सिया ने हो शियाओबाओ को अपने मालिक के लिए हीटिंग हेतु कुछ मधुकोष कोयला खरीदने को कहा। वर्तमान में केंद्रीय हीटिंग व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हनीकॉम्ब कोयले से हीटिंग करना एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर फैलने की चिंता में उन्होंने एक चिमनी भी लगवा दी। लेकिन फिर भी कई दिनों से लिन चुक्सिया को न देख पाने के कारण वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। आंगन में प्रवेश करने पर और शीशे के माध्यम से घर के अंदर किसी की छाया को देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। मास्टर, आप फिर क्या करने वाले हैं? लिन चुक्सिया ने घर में प्रवेश करते हुए चिल्लाया। बूढ़ा सर वह कंग बेड पर अपने पौधों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यह अब सिर्फ एक बर्तन नहीं है, वहाँ कई बर्तन हैं, सभी अलग अलग आकार और माप के हैं।
तुम यहाँ फिर क्या कर रही हो? बूढ़े साहब ने उसकी ओर देखा और उसका रंग रूप ठीक देखकर अपने काम में लग गए। क्या तुमने दवा ले ली? मैंने किया। गुरु, क्या आप मन ही मन उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बीमार हो जाऊं ताकि आप मुझसे बदला ले सकें? मुझे लगता है कि दवा का स्वाद बहुत कड़वा है, मैंने कभी इतना कड़वा कुछ नहीं खाया। कैसा बदला? क्या तुमने सुना नहीं कि अच्छी दवा कड़वी होती है? बूढ़े साहब ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें सचमुच डर है कि मैं तुम्हें बदले में कड़वी दवा दे रहा हूं तो इसका एक उपाय है। मैंने तुम्हें जो मेडिकल किताब दी थी उसमें से तुमने कितनी पढ़ी है? लिन चुक्सिया को तुरंत दोषी महसूस हुआ और उसने अपने बैग से एक सेब निकालकर उसे दिया। मास्टर, इस सेब को चखें, यह बहुत मीठा है। बूढ़े साहब ने ठंडी सांस ली लेकिन सेब का एक टुकड़ा खा लिया। लिन चुक्सिया ने तुरंत ही खेल खेल में पौधों को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करना शुरू कर दिया। उसने ओल्ड सरहे से पूछा कि वह पिछले कुछ दिनों में बन की दुकान पर क्यों नहीं गए, जिस पर उन्होंने निर्दयता से उत्तर दिया कि उन्हें डर है कि लिन चुक्सिया अपनी बीमारी उन तक पहुंचा देगी और वह वायरस से संक्रमित बन नहीं खाना चाहते। लिन चुक्सिया को लगा कि उनके गुरु शिष्य संबंध जारी रहने का एकमात्र कारण वास्तव में उसका अच्छा रूप और दयालु हृदय था। ओल्ड सरहे के स्थान को छोड़ने के बाद लिन चुक्सिया शहर में किन की बन शॉप पर गए। खाने का समय हो गया था और बन की दुकान में काफ़ी भीड़ थी। किनवू और जो होनमेई एक जोड़े के रूप में अभी भी डिलीवरी वाला खाना बेच रहे थे और दुकान के अंदर किन लिहुआ और चेन चुनहुआ काम में व्यस्त थे, जबकि झांग गुइलान फ्रंट डेस्क पर भुगतान संभाल रहे थे। यद्यपि वे अपने कार्यों में व्यस्त थे, फिर भी उनके हाव भाव कुछ गंभीर लग रहे थे। लिन चुक्सिया को आते देख किन लिहुआ, जो दरवाजे के करीब थी, ने धीरे से पुकारा, आंटी फोर। क्या बात है? लिन चुक्सिया को भी कुछ गड़बड़ नजर आई। किन लिहुआ ने अंदर कार्यालय की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। झांग गुइलान ने भी लिन चुक्सिया को देखा और उसके पास आया, छोटी भाभी, आप कैसी हैं? कुछ बेहतर तो नहीं? मैं कुछ समय से ठीक हूँ, लिन चुक्सिया ने जवाब दिया। बड़ा भाई कहाँ है? झांग गुइलान लिन चुक्सिया को एकांत जगह पर ले गया। तुम्हारा भाई दफ्तर में है। अभी कुछ देर पहले ही फूड स्टोर से कोई तुम्हारे भाई को ढूंढने आया था। वे कुछ दिन पहले ही आए थे और पूछ रहे थे कि हमारी दुकान का इंचार्ज कौन है, और तुम्हारे भाई ने उन्हें भेज दिया था। अचानक वे आज फिर आ गए, शायद पके हुए खाने के कारोबार के सिलसिले में। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया, मैं जाकर देखूंगा। वह सीधे कार्यालय में गई और अंदर प्रवेश करते ही उसने एक अधेड़ उम्र के 40 वर्षीय व्यक्ति को देखा, जो जोंगशान सूट पहने हुए था और उसकी जैकेट की जेब में एक पेन रखा हुआ था। फूड स्टोर फूड फैक्ट्री से संबद्ध है। अपने निजी उद्यम के विपरीत उन्हें उत्पादों से सीधे तौर पर निपटना नहीं पड़ता। वह व्यक्ति एक दफ्तर में बैठकर सिर्फ प्रबंधकीय फैसले लेता था। इस व्यक्ति ने लिन चुक्सिया को स्पष्ट रूप से पहचान लिया और उसे प्रवेश करते देखने के बाद वह उठने की जल्दी नहीं किया, बल्कि मुस्कुराया और कहा, बॉस, लिन से मिलना आसान नहीं है। हो। लिन चुक्सिया ने उसकी शांति देखी और चुपके से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। एक सरकारी उद्यम के प्रमुख के रूप में अपने पद के अनुरूप उनका दिखावा सचमुच बहुत शानदार था। यद्यपि उसका बड़ा भाई किन्हान पहले ही खड़ा हो चुका था, फिर भी वह व्यक्ति माउंट ताई की तरह स्थिर बैठा रहा। यदि लिन चुक्सिया का अनुमान गलत नहीं था, तो ये तथ्य कि वह बार बार उनकी दुकान पर उसे ढूंढता था, इसका मतलब था कि उसे उससे कुछ चाहिए था, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह उसके साथ शर्तों पर बातचीत करना चाहता था। जो भी मामला हो, यह एक निष्क्रिय स्थिति थी। निष्क्रिय पद पर बैठे किसी व्यक्ति का ऐसा रवैया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह अपनी दुकान या उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। लिन चुक्सिया मुस्कुराए और जैसे ही वह कमरे में चली गई, उसने किन्हान की ओर देखा। ये कौन हो सकता है? किन्हान ने मुख्य सीट छोड़ दी और परिचय दिया, मैं खाद्य कारखाने के खाद्य भंडार से निदेशक गांव हूँ। ओह। लिन चुक्सिया ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब किन्हान ने निर्देशक गांव का उल्लेख किया तो उस आदमी ने अपनी छाती को थोड़ा फुला लिया। वह मंद मंद मुस्कुराई, निर्देशक गांव अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? गांव हुई का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसके स्वर में पूछताछ का भाव था। बॉस, लिन को जरूर पता है कि जगह कैसे चुननी है। यहाँ दुकान खोलकर क्या आप फूड फैक्ट्री से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? मूलतः जब उन्होंने सुना कि यहाँ एक बन की दुकान खुलने वाली है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, और ये तो दूर की बात है कि शुभारंभ के समय ये किन की बन की दुकान निकली। हालांकि उन्होंने सुना था कि किन का पका हुआ भोजन आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। एक छोटा उद्यमी, भले ही उनकी खाद्य दुकान के ठीक सामने अपनी दुकान स्थापित कर रहा हो, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार उनकी खाद्य फैक्ट्री की नींव कई दशकों पुरानी थी। फिर भी जब से किन की बंस शॉप खुली है, उनके फूड स्टोर का कारोबार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, तथा प्रत्येक गुजरते दिन के साथ ग्राहक भी कम होते जा रहे हैं। जहां पहले वे प्रतिदिन 180 पाउंड पका हुआ भोजन बेचते थे, अब उन्हें 60 पाउंड बेचने में भी कठिनाई हो रही है। यदि चीजें इसी तरह जारी रहीं तो निदेशक को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
निर्देशक गांव मेरी चापलूसी कर रहे हैं, हम तो बस छोटे व्यक्तिगत उद्यमी हैं, हम खाद्य कारखाने को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। लिन चुक्सिया निश्चित रूप से उनकी बातों से सहमत नहीं थे। गाओ हुई ने अपने सामने खड़ी महिला को गौर से देखा। वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी, उम्र में युवा थी, फिर भी उसका संतुलन उसकी उम्र से कहीं अधिक था, यहाँ तक कि वह किन्हान से भी अधिक दृढ़ थी, जिससे वह अभी अभी मिला था। उनके शब्द वास्तव में एक जांच थे, और इस जांच का परिणाम ये था कि इस महिला से निपटना आसान नहीं था। उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, इस बार मेरा आना बॉस लिन के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए है। लिन चुक्सिया कुछ भी बोले बिना उसे देखता रहा। गाओ हुई के पास आगे बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने आपकी बन की दुकान का पका हुआ खाना चखा है और उसका स्वाद वाकई लाजवाब है। फूड फैक्ट्री सालों से अपने उत्पादों का स्वाद सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली है। लेकिन किन के पके हुए खाने ने हमें प्रभावित किया है, इसलिए फूड फैक्ट्री ने फैक्ट्री के खाने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किन के पके हुए खाने से बनी खास रेसिपी लेने का फैसला किया है। ये देश और लोगों के हित में एक बड़ी बात है। बॉस लिन एक प्रस्ताव दे सकते हैं, अगर कीमत वाजिब होगी तो फूड फैक्ट्री उसे स्वीकार कर लेगी। लिन चुक्सिया की मुस्कुराहट अर्थपूर्ण थी। प्रतिस्पर्धियों के उत्पीड़न को इतने अच्छे शब्दों में प्रस्तुत करना केवल एक बड़ी सरकारी फैक्ट्री ही कर सकती थी। अफसोस की बात है कि दशकों की नियोजित अर्थव्यवस्था से उन्हें जो श्रेष्ठता का एहसास हुआ था, उसे अब वास्तविकता के साथ समझौता करना होगा। क्षमा करें, लेकिन मेरी रेसिपी बेचने की कोई योजना नहीं है। गाओ हुई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। बॉस लिन, मुझे उम्मीद है कि आप बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेंगे। फूड फैक्ट्री से प्रतिस्पर्धा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपकी बन की दुकान के लिए सिर्फ स्टीम्ड बन बेचना बेहतर नहीं होगा? निदेशक गाओ, मैं अपनी बात दोहराता हूं, मैं किसी से प्रतिस्पर्धा करने के इरादे के बिना अपना व्यवसाय चलाता हूं। राज्य ने निजी उद्यमिता और विविध व्यावसायिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार खोला है। मैं किसी के हितों का उल्लंघन किए बिना स्टीम्ड बन और पका हुआ भोजन बेचता हूं। अगर कोई है भी, तो वह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के अलावा और कुछ नहीं है। अध्याय 125, क्या पत्र खो गया? थप्पड़। गाओ हुई खड़े हो गए, उनकी निगाहें गहरी थीं। बॉस लिन, मैं आपको सलाह देता हूं कि बोलने से पहले सोच लें। आप युवा हैं और शायद मामले की जड़ को नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको समय दे सकता हूं। अब मैं विदा लेता हूं। गाओ हुई के जाने के बाद किन्हान ने चिंतित होकर कहा, भाभी, उसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे बिक्री के लिए दबाव डालना चाहते हैं? दूसरा पक्ष एक काउंटी फूड फैक्ट्री है जिसे कुछ खास समर्थन प्राप्त है, उनका कोई आधार नहीं है। अगर दूसरा पक्ष जबरदस्ती बेचने का इरादा रखता है, तो मुझे डर है कि हमारी फूड रेसिपी भी वे ले सकते हैं। लिन चुक्सिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, हम कानून द्वारा शासित समाज में रहते हैं। वे हम पर दबाव डालने के लिए हथकंडे अपना सकते हैं, लेकिन वे बिक्री के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बड़े भाई, इस समय सावधान रहना। खाद्य कारखाने में जो भी हलचल हो, मुझे तुरंत बताना। ठीक है, मैं समझ गया, भाभी। लिन चुक्सिया ने बन शॉप में साधारण भोजन किया, फिर छोटे से आंगन के कार्यालय में लौट आए। उन्होंने अपने स्थान से चिकित्सा संबंधी पाठ्य सामग्री निकाली और उनका प्रतिलेखन करना शुरू कर दिया। चिकित्सा ग्रंथों में कई पारंपरिक अक्षर हैं और आसानी से पढ़ने के लिए उन्होंने उन्हें सरल अक्षरों में बदलने के लिए शब्दकोश का उपयोग करते हुए उन्हें लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया। यद्यपि चिकित्सा ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द गूढ़ हैं, फिर भी वे लिन चुक्सिया के लिए कठिन नहीं हैं। अपने पिछले जन्म में बच्चे पैदा करने के लिए वह अक्सर पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति का सहारा लेती थी। लंबी बीमारी से जूझने पर ही डॉक्टर बन जाती है। वह हर्बल चिकित्सा और उसके सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ जानती थी और अपने व्यंजनों में भी कई औषधीय तत्व मिलाती थी। लिखते लिखते उसे अचानक वह पत्र याद आ गया जो उसने 6 महीने पहले किन्यान को भेजा था। आमतौर पर अब तक उसे जवाब मिल जाता, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। क्या पत्र खो गया होगा? आजकल ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं हैं। उसने इसके बारे में और नहीं सोचा और शाम तक चिकित्सा ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाना जारी रखा। पैंग योंगली, मायांगजी और जिया लियांग सभी आंगन में व्यस्त थे। हो शियाओबाओ मुर्गी फार्म में चले गए थे। कोई व्यक्ति द्वार से अंदर आया, आंगन में प्रवेश नहीं कर रहा था, लेकिन मायांगजी की दिशा में चिल्लाया, यंगजी। आगंतुक को देखकर मायांगजी ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, तुम यहाँ कैसे आई? बॉस लिन को ढूंढ रही हो? ऐसा लग रहा था कि उनके बॉस आज सचमुच ऑफिस में ही होंगे। चेन चुनुआ फिर आंगन में चली गई और कार्यालय की दिशा की ओर देखने लगी। नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। जब से मैंने बन शॉप में काम करना शुरू किया है, हम एक दूसरे से कम ही मिलते हैं। आज मैं काम जल्दी खत्म करके बातें करने आया था। मायांगजी ने उसे बैठने के लिए एक स्टूल दिया और चेन चुनहुआ एक तरफ बैठकर उसका काम देख रहा था। बर्तन में पका हुआ खाना उबल रहा था, उसमें से भाप निकल रही थी और मांस की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी दुकान का पका हुआ खाना इतना अच्छा बिकता है।
आपको मांस खाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी सुगंध सूंघने से ही लोगों के मुंह में पानी आ सकता है। चेन चुनुआ ने गहरी सांस ली। जब मुझे इस महीने वेतन मिलेगा तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ पाउंड सूअर के सिर का मांस अवश्य खरीदूंगा। मा यिंगजी ने हंसते हुए कहा, यह जल्द ही होगा, 3 दिन बाद वेतन मिलने वाला है और आपको इस महीने वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए, है ना? चेन चुनुआ वहाँ 1 महीने से अधिक समय से थी और पिछले महीने उसे आधे महीने का वेतन मिला, जिससे वह बहुत खुश थी। हाँ, इसीलिए तो अपनी कमाई खर्च करना अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझे पैसे मिलते भी हैं तो मैं 2 पाउंड सूअर के सिर का मांस नहीं खरीद पाता। नया साल आ रहा है, मुझे छुट्टियों के लिए पैसे बचाने हैं। ये कहकर उसने फिर आह भरी, इसीलिए तुम्हारी नौकरी बेहतर है। तुम तनख्वाह भी कमाती हो और हुनर भी सीखती हो। जब नया साल आएगा तो तुम घर पर ही एक बर्तन में पका हुआ खाना बना सकती हो। क्या ये बाहर से खरीदने से बेहतर नहीं है? यंगजी, क्या तुम बॉस लिन से बात करोगी और मुझे तुम्हारे साथ पका हुआ खाना बनाने दोगी? माँ यंगजी हंसी और बोली, आप गलत हैं। हमारी दुकान में पकाए गए खाने की रेसिपी गुप्त होती है। मुझे तो छोड़िए, मैनेजर सू को भी रेसिपी का राज नहीं पता होगा। अगर यह इतना आसान होता कि कोई भी इसे कुछ दिनों में सीख सकता तो किन के पके हुए खाने का इतना अच्छा कारोबार नहीं होता। चेन चुनुआ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्या कोई गुप्त नुस्खा है? भगवान, ये तो बस मांस को भूनना है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि बॉस के पूर्वज राजकुमार के शाही रसोइये हुआ करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके व्यंजन आगे बढ़ते रहे हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है कि किन का पका हुआ खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है? ये ऐसे व्यंजन हैं जो सम्राट भी नहीं बना सकते। हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि खाद्य फैक्ट्री देखने आए। माँ यंगजी ने ये सुना और बीच में ही टोकते हुए पूछा, क्या हुआ? चेन चुनुआ ने इधर उधर देखा और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि फूड फैक्ट्री के पके हुए खाने की दुकान से कोई मैनेजर किन को ढूंढ रहा था और बाद में उन्होंने बॉस लिन को ढूंढा। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या बात हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वे हमारे पके हुए खाने की वजह से आए थे। हमारी बन शॉप ने उनका काफ़ी कारोबार हथिया लिया है। माँ यंगजी ने सोचने के बाद चेतावनी दी, अगर आपको नहीं पता तो अफवाहें मत फैलाए। उनका व्यवसाय छीन लिया से आपका क्या मतलब है? हर कोई व्यवसाय के लिए अपने दरवाजे खोलता है और ग्राहक तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। इसे छीनना कैसे कहा जा सकता है? यदि ये शब्द बाहरी लोगों को सुनाई दे तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि उनकी बन शॉप ने कुछ गुप्त रणनीति अपनाई है। चेन चुनुआ ने बार बार सिर हिलाया, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं बस तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। डॉट 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 डॉट। अस्पताल के शांत गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ली वेई लंच बॉक्स लिए अस्पताल के कमरे के सामने प्रकट हुए। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक आदमी अस्पताल के बिस्तर पर बैठा है और खिड़की से बाहर देख रहा है तथा विचारों में खोया हुआ है। उसका दाहिना हाथ उसकी छाती पर लटका हुआ था, जिससे उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व में जरा भी कमी नहीं आई। लंच बॉक्स को बेडसाइड कैबिनेट पर रखते हुए ली वेई ने पूछा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किन यांग ने अपनी नज़रें हटा लीं और बेपरवाही से जवाब दिया, बहुत अच्छा। चीफ से कहो कि मेरी छुट्टी की प्रक्रिया शुरू कर दें। क्या छुट्टी? यहीं रहो और ठीक से ठीक हो जाओ। ली वेई ने चिढ़कर उसे बीच में ही टोका, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने जवान हो कि अपनी सेहत को गंभीरता से नहीं ले रहे? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि इस बार यह कितना खतरनाक था? तुम्हारा हाथ लगभग अपंग हो गया था। काश मैंने तुम्हें मिस्टर बाई की तरह उस समय रोक लिया होता। उन्होंने पहले भी इस परियोजना में खतरे का अनुभव किया था। उस समय एक दुर्घटना में लियू ताओ की जान चली गई थी। यद्यपि लियू ताओ को उस दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उन्होंने बिना किसी सूचना के निजी तौर पर ब्लूप्रिंट में बदलाव किया था और इस प्रक्रिया में दूसरों को भी खतरे में डाला था। हालांकि इस बार पूरी टीम ने गहन विचार विमर्श किया था तथा किन यांग ने उन्हें कई अभ्यासों और प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों तक पहुंचाया था। लेकिन तकनीकी सफलता बिना किसी जोखिम के कैसे आ सकती है, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में? उनके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती एक सहस्राब्दी पुरानी पहेली थी। एक महत्वपूर्ण क्षण में किन यांग ने स्थिति को बदल दिया, जिससे परियोजना की प्रगति और श्रमिकों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो गई, लेकिन वे स्वयं घायल हो गए। मिस्टर बाय अब कैसे हैं? बाई जियाओमिंग के बारे में सुनकर किन यांग को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। और क्या, अब सारा काम उनके कंधों पर आ गया है? लेकिन सबसे मुश्किल समय बीत चुका है। परियोजना ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है और नेता हमारी परियोजना टीम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। श्री बाई बस नेतृत्व से निपट रहे हैं। जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको अच्छी तरह से स्वस्थ होने के लिए कहूं, वे समूह में सब कुछ संभाल लेंगे। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए ली वेई भावुक हुए बिना नहीं रह सके। इस बार हमारी प्रोजेक्ट टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। ऊपर से आए कार्य समूह ने भी दावा किया है कि इस चुनौती को पार करना लगभग असंभव था।
पत्रकार आपके बारे में एक विशेष कॉलम लिखना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि आप कब उपलब्ध होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।